हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान की लोक कलाएं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा राजस्थान की लोक कलाएं। तो लोक कला क्या होती है? लोक कला हमारे जनसाधारण की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप होती है। लोक कला क्या होती है? जनसाधारण की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप होती है। आमजन के द्वारा बिना किसी तामझाम या प्रदर्शन से आमजन के द्वारा बिना किसी तामझाम या फिर हमारे प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोक कला कहते हैं। आप इसे याद रखें कि लोक कला की यदि परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? कि आमजन के द्वारा बिना किसी तामझाम या फिर प्रदर्शन के जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? लोक कला कहलाती है। इसका उदय क्या समाज के रीति-रिवाजों पर आधारित होता है। लोक कला का उदय किस पे आधारित होता है? हमारे रीति-रिवाजों पर आधारित होता है। ये मानव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं पर आधारित होती है। लोक कला क्या होती है? मानव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं पर आधारित होती है। वास्तव में देखें तो लोक कला ही क्या संस्कृति की वास्तविक वाहक और प्रस्तुतिकर्ता होती है। लोक कला क्या होती है? हमारी संस्कृति की वास्तविक वाहक और प्रस्तुतिकर्ता होती है। अब हम देखेंगे इस लेख में हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में देखेंगे। पहली लोक कला आती है हमारे कौन सी? सांझी। क्या? पहली लोक कला का नाम है हमारे सांझी। सांझी किसे कहते हैं? कन्याओं का आस्था पर्व हमारे सांझी कहलाता है। क्या? कन्याओं का आस्था पर्व हमारे क्या कहलाता है? सांझी कहलाता है। सांझी हमारे मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक पर्व और कला है। सांझी क्या होती है? मुख्य रूप से हमारी जो कुंवारी कन्याएं हैं, तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक पर्व और एक कला होती है। कन्याएं क्या है? सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और सुखद जो वैवाहिक जीवन है, इसकी कामना के लिए पूजा करती है। कन्या क्या है? जो हमारी सांझी है, सांझी को माता पार्वती का रूप मानती है। किसका रूप मानती है? माता पार्वती का रूप मानती है और अच्छे वर और सुखद जो वैवाहिक जीवन की कामना के लिए इसकी पूजा करती है। बात करें किस अवसर पे ये करती है, तो अवसर की बात करें तो दशहरे से ठीक पहले आने वाली जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, जिसे पितृपक्ष कहते हैं, तो उसे श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक हमारे सांझी की पूजा की जाती है। सांझी के नाम की बात करें तो सांझी को हम सांझी, संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हाजियाँ, तो इस तरह से कई नामों से पुकार सकते हैं। अंतिम दिन के व्रत की बात करें, जो 15 दिनों तक व्रत चलता है, उसके अंतिम दिन के व्रत की बात करें, तो सांझी के अंतिम दिन कन्याओं के द्वारा थंबुड़ा व्रत किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। सांझी के अंतिम दिन क्या कन्याओं के द्वारा कौन-सा व्रत किया जाता है? थंबुड़ा व्रत किया जाता है। अब बात करें मैं सांझी के निर्माण और सजावट की प्रक्रिया के बारे में, तो कन्याएँ क्या है, घर की सफ़ेद पुती हुई दीवारों पर कन्याएँ क्या करती है, घर की सफ़ेद पुती हुई दीवारों पर लगातार 15 दिन तक गोबर से आकृतियाँ उकेरती रहती है। क्या गोबर से क्या आकृतियाँ उकेरती रहती है लगातार 15 दिनों तक। और इसे सजाने के लिए काँच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, रंगीन पत्थर, पंख, कपड़ा, काज कागज़, लाख, फूल-पत्तियाँ, इन सब का ही बड़ा ही कलात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। किसमें? के निर्माण में? सांझी के निर्माण लगातार 15 दिन तक। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल किया जाता है सांझी के निर्माण में। किन-किन चीज़ों का? हमारे काँच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, रंगीन पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज़, लाख, फूल-पत्तियाँ, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है निर्माण में। बात करें सांझी बनाने की विकास क्रम की बात करें, क्या क्रमिक विकास की बात करें सांझी के, तो किस दिन किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है उसकी बात करें। तो पहले से लेके 10वें दिन की बात करें, चित्र में आप सांझी के निर्माण की बात देख सकते हैं। किससे बनी हुई? गोबर से। प्रतिदिन केवल 1 या 2 छोटे प्रतीक बनाए जाते हैं। इसमें क्या रोज़ाना 1 या 2 प्रतीक बनाए जाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे पहले दिन बनाए जाते हैं। क्या? पहले दिन हमारे या तो सूर्य बनाए जाते हैं, चंद्रमा या तारे। चित्र में भी आप सूर्य, चंद्रमा, तारे देख सकते हैं। फिर दूसरे दिन क्या 5 फूल बनाए जाते हैं। कितने फूल बनाए जाते हैं? 5 फूल बनाए जाते हैं दूसरे दिन। फिर हमारा पंखी, हाथी सवार, चौपड़, स्वास्तिक, घेवर, ढोल नगाड़े, बंधनवार, खजूर का पेड़। ये 10वें दिन तक एक-एक करके रोज़ बनाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे 10वें दिन तक ये बनाए जाते हैं। फिर अंतिम 5 दिन की बात करें जिसे सैया कोट कहते हैं, कि अंतिम 5 दिन को हम क्या बोलते हैं? सैया कोट। तो आखिरी 5 दिनों में सांझी बहुत बड़े आकार की बनाई जाती है। आखिरी 5 दिन में क्या सांझी बहुत बड़े आकार में बनाई जाती है, जिसे सैया कोट कहा जाता है। और इसके बिल्कुल बीचों-बीच सांझी माता की बड़ी आकृति होती है। सांझी माता की बड़ी आकृति बनाई जाती है और आस-पास में हमारे मानव, पशु-पक्षी और प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है इसके अंदर। किसका? हमारे इसमें मानव, पशु-पक्षी और प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है इसके अंदर, सांझी के अंदर। चित्र में आपने सांझी की तस्वीर देख ली है।
अब हम देखें सांझी से जुड़े हुए स्थानों के बारे में बातचीत करें। किसके बात करें? सांझी से जुड़े हुए स्थानों की बात करें, तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर यहाँ क्या है हमारे श्रीनाथ जी मंदिर क्या है? केले की सांझी के लिए पूरे देश में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किसके लिए? केले की सांझी के लिए। कहाँ? श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा राजसमंद। उदयपुर की बात करें तो यहाँ हमारे मच्छिंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में हमारे जो मच्छिंद्रनाथ मंदिर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सांझी का मंदिर कहते हैं। तो एक तो हमने सांझी का देख लिया। अब देखेंगे हम जल सांझी। किसकी बात करें? जल सांझी की, या पानी पर चित्रकारी जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारी एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत कला है। कौन-सी? जल सांझी की। जिसमें हमारा कैनवास की जगह क्या पानी की सतह पर चित्र उकेरा जाता है। कहाँ पे? पानी की सतह पर चित्र उकेरे जाते हैं। इतिहास की बात करें तो ये कला लगभग 350 साल पुरानी। कितनी? 350 साल पुरानी हमारी जल सांझी की। विषय वस्तु की बात करें तो ये पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये कला क्या है हमारी जल सांझी, ये किसको समर्पित है? पूरी की पूरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मतलब इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें पानी के ऊपर कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। चित्र में भी आप कृष्ण लीला का चित्रांकन देख सकते हैं। इस स्थान की बात करें तो विशिष्ट कला मुख्य रूप से हमारे कहाँ? उदयपुर में प्रचलित है। कहाँ? उदयपुर में प्रचलित हमारी जल सांझी। तीसरी कला आती है हमारी कौन-सी? मांडना, जिसमें हमारी क्या है? ज्यामितीय सजावट की कला है। कौन-सी? मांडना। मांडना क्या है? ज्यामितीय सजावट की कला है। मांगलिक और खुशी अवसरों की बात करें, तो मांगलिक और खुशी के अवसरों पर घर की देहरी पे, दीवारों पे, आंगन, चौखट, चबूतरे और पूजा स्थल, इन सभी जगहों पर क्या रंगों से बनाई गई कलात्मक आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? मांडना कहते हैं। चित्र में आप मांडना देख सकते हैं। आपके भी घरों में कभी न कभी ये मांडने बने होंगे। तो यदि अब तो क्या है कलर पेंट का ज़माना आ गया, लेकिन पहले के टाइम पे क्या मांडने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे और गाँव में तो मांडने काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये हमारे अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट और ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे हमारे त्रिकोण, चतुर्भुज, षटकोण, अष्टकोण और गोलों, इन सब का सुंदर सम्मिश्रण होता है कौन-सा? मांडना। बात करें विभिन्न अवसरों पे कौन-कौन से मांडने बनाए जाते हैं, तो विभिन्न शुभ अवसरों पर मांडने बनाए जाते हैं। जैसे विवाह या शादी की बात करें, तो इस अवसर पर हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, गलीचा, मोर-मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार, इस तरह के मांडने बनाए जाते हैं। बच्चे के जन्म की बात करें, तो गलीचा, फूल, स्वास्तिक, इसके मानने बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन की बात करें तो श्रवण कुमार के मानने बनाए जाते हैं। गणगौर की बात करें तो गुणों मतलब एक पारंपरिक मिठाई है, इसका जोड़ या गुणों का जोड़, घेवर, लहरिया इस प्रकार के मानने बनते हैं। तीज की बात करें तो घेवर, लहरिया, चोक, फूल, बगीचा इस तरह के मानने बनते हैं हमारे कौन-कौन से अवसर पे, ये हमने देख लिया। तो ये वाला क्या परीक्षा में भी आया हुआ सवाल था कि हमारे विवाह के अवसर पर कौन-कौन से मानने बनाए जाते हैं? गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, गलीचा, मोर-मोरनी, गमले, कलियाँ और बांधनवार। ये वाले ये तो आपने ज़रूर देखे होंगे। अब बात करें राजस्थान के कुछ विशिष्ट और प्रमुख मांडनों की बात करें, तो जिसमें हमारे क्या पगले बनाए जाते हैं। चित्र में आप पगले देख सकते हैं, ये पगले हैं लक्ष्मी जी के पगले। तो दीपावली के समय दक्ष पूजन से पहले देवी के घर में आगमन के प्रतीक के रूप में हमारे लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं। थाम की बात करें तो विवाह के समय लगन मंडप में बनाया जाने वाला जो मांडना होता है, उसे थाम कहते हैं। तो थाम के चारों ओर क्या है? फेरे लिए जाते हैं, जहाँ यह क्या हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और स्थिरता का प्रतीक है क्या? थाम। फिर बात करें चेकड़ी, तो होली के अवसर पर बनाया जाने वाला 4 कोनों वाला मांडना। क्या होली के अवसर पर बनाए जाने वाला 4 कोनों वाला मांडना हमारा चेकड़ी कहलाता है और ये चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक होता है। कौन-सा? चेकड़ी। चेकड़ी क्या होता है? चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक होता है। फिर थापा की बात करें, किसकी? थापा की बात करें, तो मांगलिक अवसरों पर घर की चौखट और दीवारों पर मांगलिक अवसरों पर घर की चौखट और दीवारों पर कुमकुम और हल्दी से किसे कुमकुम और हल्दी से लगाए गए क्या महिलाओं के हाथ के छापे या निशान क्या कहलाते हैं? थापा कहलाते हैं। तो मांगलिक अवसरों पर घर की चौखट या दीवारों पर किससे? कुमकुम और हल्दी से क्या है? कुमकुम और हल्दी से महिलाओं के हाथों के छापे होते हैं या निशान होते हैं, वही हमारे यहाँ थापा कहलाता है। फिर आता है हमारा पुष्कर पीढ़ी। क्या पुष्कर पीढ़ी या पथवारी की बात करें, तो परिवार का कोई भी सदस्य जब परिवार का कोई सदस्य तीर्थ यात्रा पूरी करके सकुशल घर लौट आता है, जब कोई भी परिवार का सदस्य तीर्थ यात्रा पे जाता है और तीर्थ यात्रा पूरी करके घर सकुशल लौट आता है, तब खुशी से वह मांडना मनाया जाता है, जिसे क्या है पुष्कर पीढ़ी या पथवारी कहते थे। पहले के टाइम पे क्या है जो हमारे पैदल ही हमारे तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, तो कई बार क्या है जो कोई जाता था लेकिन बहुत लंबे समय बाद आता था। तो लंबे समय पे बाद आता था, इसी वजह से क्या है घर में खुशियाँ मनाई जाती थी और घर में क्या जो हमारे मांडने बनाए जाते थे उसे हम पथवारी या पुष्कर पीढ़ी के मांडने कहते हैं। फिर मोरडी मांडना की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कहाँ?
दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा घर में बनाई गई जो मोर की आकृति होती है, उसे मोरनी मांडना कहते हैं। ये हमारे क्या मोर को सुंदरता, समृद्धि और खुशहाली का सूचक माना जाता है। इसमें हमारे क्या मोर को सुंदरता, समृद्धि और खुशहाली का सूचक माना जाता है। फिर बात करें हमारे स्वास्तिक, साध्या या सांख्यिकी की, तो किसी भी शुभ कार्य या फिर ब्राह्मणों के द्वारा, किसी भी शुभ कार्य या फिर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूर्व यह बनाया जाता है, कि मंत्रोच्चार से पहले यह बनाया जाता है। और इसे क्या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सांख्या और पूर्वी राजस्थान में साध्या कहते हैं। फिर अगली कला देखते हैं, अगली कला आती है हमारे पास से फट चित्रकला, जिसे फट पेंटिंग कहते हैं। तो फट चित्रकला के बारे में देखें। तो फट क्या होती है? कपड़े पर बनी एक पारंपरिक चित्रकला होती है। फट क्या होती है? चित्र में भी आप देख सकते हैं, फट क्या होती है? कपड़े पर बनी एक पारंपरिक चित्रकला होती है, जिसके माध्यम से राजस्थान के लोक देवताओं और शूरवीरों की, क्या जिसके माध्यम से राजस्थान के लोक देवताओं और शूरवीरों की शौर्य गाथाओं को चित्रों पर उकेरा जाता है। किसको? शौर्य गाथाएं होती है, उनको चित्रों पर उकेरा जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये हमारे फट चित्रकला का एक उदाहरण है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र इसका शाहपुरा भीलवाड़ा है। कहाँ? शाहपुरा भीलवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र है। चित्रकार की बात करें तो हमारे छिपा जाति का जो हमारा जोशी परिवार है, ये फट चित्रांकन में निपुण है। इसका छिपा जाति का जोशी परिवार हमारे फट चित्रांकन में निपुण माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो हमारे श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी हमारे भीलवाड़ा के हैं, और जिन्होंने क्या है, इस कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जो हमारी फट चित्रकला है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हमारे श्रीलाल जोशी को जाता है। तो फड़ के वाचन की बात करें, फड़ के वाचन की शैली की बात करें, तो फड़ का वाचन या गायन भोपों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भोपों के द्वारा किया जाता है। और भोपे फड़ को क्या है, लकड़ी पर लपेट कर गाँव-गाँव जाते हैं। भोपे क्या करते हैं? फड़ को लकड़ी पर लपेट के गाँव-गाँव जाते हैं, और पारंपरिक वेशभूषा में, किसमें? पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्र, जैसे हमारा रावणत्ता या फिर जंतर की धुन पर, 2 तरह के वाद्य यंत्र कौन-कौन से? रावणत्ता और जंतर। इनकी धुन पर नाचते-नाचते या नाचते-गाते हुए इन कथाओं को पढ़ के सुनाते हैं। कौन? हमारे भूपे। चित्रों की विशेषता की बात करें तो फड़ में मुख्य देवता या नायक की आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। जब फड़ का चित्रांकन करते हैं तो इसमें जो हमारा नायक होता है या मुख्य देवता होता है, उसकी आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। जबकि हमारे अन्य आकृतियां जैसे सहयोगी पात्र होते हैं, उनके अनुपात में, जब मतलब मुख्य देवता या नायक के अनुपात में उनकी आकृति छोटी बनाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे। फड़ निर्माण की प्रक्रिया और रंग संयोजन की बात करें, फड़ निर्माण की प्रक्रिया की बात करें, तो फड़ बनाने की प्रक्रिया बहुत ही प्राकृतिक और वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? प्राकृतिक और वैज्ञानिक होती है फड़ बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या किया जाता है? कैनवास तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या? रेजी या रेजा, क्या रेजी या फिर रेजा किसे कहते हैं? हाथ से कते मोटे सूती कपड़े को हम रेजी या रेजा कहते हैं। किसको? हाथ से काते गए मोटा जो सूती कपड़ा होता है उसे रेजी या रेजा कहते हैं। तो रेजी या रेजा पर हमारे गेहूं या फिर चावल की मांड स्टार्च में गोंद मिलाकर कल्फ लगाया जाता है। तो पहले तो क्या किया जाता है? हमारा रेजी लिया जाता है, रेजी पर क्या करते हैं? गोंद मिलाकर, गोंद में क्या मिलाते हैं? गेहूं या चावल की मांड गोंद में मिलाएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। किसके? रेजी या रेजा के ऊपर लगा देंगे। फिर इसे सुखाएँगे, सूखने पर इसे पत्थर के से घोटकर एकदम चिकना कर देंगे। क्या इसे? पत्थर से घोटकर बिल्कुल चिकना और समतल कर दिया जाता है। जो हमारे का कपड़ा होता है, इसको क्या करेंगे? ये हल्का-सा ठोस हो जाता है, तो इस ठोस को क्या है? एकदम चिकना और समतल कर दिया जाता है। कैसे? पत्थर से घोटकर। आप सोचेंगे पत्थर से कैसे घोटा जाएगा? तो पत्थर से इसको बिल्कुल दबा दिया जाता है। पत्थर से दबाने से क्या है? ये समतल भी हो जाता है और चिकना भी हो जाता है। फिर इसपे क्या सुंदर रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे 5 से 7 प्राकृतिक रंग है, जिसमें हमारे गेरू, जंगाल, हरताल, सिंदूर, काजल, नील, इस प्रकार के 5 से 7 प्राकृतिक कलर है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कितने कलर है? 5 से 7 कलर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। फिर रंग भरने के क्रम की बात करें तो रंग भरने का क्रम क्या होगा? सबसे पहले शरीर के अंदर सिंदूरी रंग भरा जाता है। जो हमारे पात्र है, नायक है, लोक देवता है, इनके जो शरीर है, तो शरीर में सिंदूरी रंग भरा जाता है। फिर कपड़ों में हरा और लाल रंग भरा जाता है। कपड़ों में फिर क्या? हरा और लाल रंग भरा जाता है। फिर हमारे भवनों और वास्तु में भूरा रंग भरा जाता है, और सबसे अंत में काले रंग से खुलाई मतलब आउटलाइनिंग की जाती है। जो भी हमारे पात्र है, उनकी खुलाई मतलब आउटलाइनिंग की जाती है। किस कलर से? काले रंग से। बात करें हमारा जो फट चित्रण होता है, फट चित्रण में हमारे रंगों का कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होता है। तो फट में रंगों का प्रयोग भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। फट में क्या रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भावनाओं को दिखाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीला रंग किसके लिए? देवियों के लिए। लाल रंग किसके लिए? देवताओं के लिए। काला रंग किसके लिए? राक्षसों या फिर नकारात्मक पात्रों के लिए। सफेद या पीला रंग हमारे साधु संतों के लिए।
सिंदूरी और लाल रंग की बात करें तो शौर्य और वीरता का प्रतीक हमारे क्या सिंदूरी और लाल रंग। तो इस तरह हमने देखा कि फड़ों में जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, कुछ भावनाएँ होती है, उनको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे नीला रंग देवियों के लिए, सफेद या पीला रंग साधु संतों के लिए, सिंदूरी और लाल रंग की बात करें तो शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है। अब राजस्थान में बहुत सारी फड़ें प्रचलित में होती है, लेकिन कौन-कौन सी फड़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की प्रमुख फड़ों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में अलग-अलग लोक देवताओं की अलग-अलग फड़ें प्रचलित है, जिनकी अपनी अलग विशेषता है, अलग वाद्य यंत्र और वाचन का समय होता है। तो इसमें हमारे एक-एक करके फड़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी कौन-सी? पाबू जी की फड़। कौन-सी आती है? पाबू जी की फड़ आती है। चित्र में आप पाबू जी की फड़ देख सकते हो। लोकप्रियता की बात करें तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है कौन-सी? पाबू जी की फड़। तो ऊँटों के बीमार होने पर मन्नत के रूप में इसका वाचन कराया जाता है। जब हमारे क्या राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ऊँट बीमार हो जाते हैं, तो ऊँटों के बीमार होने पर मन्नत के रूप में हमारे पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। बात करें वाचनकर्ता की, तो वाचन कौन करता है? तो हमारे नायक या आयडी जाति के जो भोपा-भोपी होते हैं, ये हमारे इनका वाचन करते हैं। किसका? आयड या फिर नायक जाति के जो भोपा-भोपी होते हैं, ये इनका वाचन करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है। समय की बात करें तो रात्रि के समय इसका वाचन किया जाता है। विशेषता की बात करें तो इसमें हमारे पाबू जी की घोड़ी जो केसर काल में है, उसको काले रंग से चित्रित किया जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं, केसर काल में घोड़ी है, ये काली रंग से चित्रित किया गया है। काले रंग से हमारे केसर काल में घोड़ी है, कई जगह क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो काले रंग से इसको चित्रित किया गया है। और फड़ के सामने भाले का चित्र होता है। फड़ के सामने क्या भाले का चित्र होता है, आप इसे याद रखिए, जिससे पहचानने में आसानी होती है कि हमारे पाबूजी का फड़ है। ये किसकी? पाबूजी की फड़ है। किससे पता चलता है? भाले से। और हमारी काली केसर काल में घोड़ी से पता चलता है। फिर आती है हमारी कौन सी? देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ की बात करें, चित्र में आप देवनारायण जी की फड़ भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसके महत्व की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे प्राचीन फड़ है। पहले बात करें तो सबसे लंबी फड़ की बात करें तो कौन-सी है? हमारे देवनारायण जी की फड़। सबसे अधिक चित्रांकन वाली मतलब इसमें सबसे ज़्यादा चित्र बने होते हैं। और सबसे प्राचीन फड़ कौन-सी है? देवनारायण जी की फड़। 1992 में भारतीय डाक विभाग ने इस पर डाक टिकट भी जारी कर दिया था। कब? 1992 में इस पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था भारतीय डाक विभाग के द्वारा। बात करें इसके वाचनकर्ता की, तो इसका वाचन कौन करता है? तो गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा-भोपी। कौन? गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा-भोपी इसके वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका वाद्य यंत्र कौन है? मतलब किस वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है? तो आप इसे याद रखेंगे, जंतर। तो किसके साथ किया जाता है? जंतर के साथ इसका वाद्य जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। और कब करते हैं? ये हमारे क्या रात्रि के समय हमारे इसका वाचन करते हैं, देवनारायण जी की फड़ का वाचन। फिर आती है हमारे रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ की बात करें तो वाचनकर्ता कौन है? कामड़ जाति के भोपा-भोपी। किसके? कामड़ जाति के भोपा-भोपी इसके वाचन करता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो हमारे रावण हत्था के साथ हमारे रामदेव जी की फड़ गाई जाती है। विशेषता की बात करें तो इस फड़ का सबसे पहला चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चितेरे ने। किसने? चौथमल चितेरे ने हमारे रामदेव जी की फड़ का पहली बार अ, चित्रांकन किया था। फिर आते हैं मेरे रामदला और कृष्णदला की फड़। किसकी? रामदला और कृष्णदला की फड़ की बात करें तो ये किस क्षेत्र में हमारे प्रचलित है? ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। किसके? रामदला और कृष्णदला की फड़। वाचनकर्ता कौन? हमारे भाट जाति के वो पे हैं, ये इसके वाचनकर्ता होते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। रामदला और कृष्णदला के जो फड़ है, इसका वाचन करते समय किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। समय की बात करें तो ये फड़ हमारे दिन में बाँची जाती है। इससे पिछली वाली फड़ हमने देखी थी, वो हमारी सब की सभी क्या रात्रि के समय बाँची जाती थी। लेकिन हमारी रामदला, कृष्णदला की जो फड़ है, ये हमारे क्या दिन के समय बाँची जाती है। फिर आती है हमारे भैंसासुर की फड़। क्या हम भैंसासुर की फड़ की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? तो इस फड़ का वाचन या गायन नहीं होता है, इसके केवल दर्शन किए जाते हैं। किसके? भैंसासुर की फड़ के केवल दर्शन किए जाते हैं, ना तो इसका गायन होता है, ना ही वाचन होता है। मान्यता क्या है? ये फड़ क्या है? हमारे बावरी या बागरी जाति, जो अपराध से जुड़ी हुई जनजाति है, पुरानी जनजाति है, उन्हीं में प्रचलित है। ये हमारी क्या है, जो भैंसासुर की फड़ है, ये हमारे क्या बावरी या फिर जो बागरी जनजाति है, उनके अंदर प्रचलित है, जो हमारे क्या अपराध से जुड़ी हुई जनजाति है। चोरी करने से पूर्व इस जाति के लोग शगुन के रूप में इस फड़ के दर्शन और पूजा करते हैं। तो इसका वाचन नहीं किया जाता, गायन भी नहीं करते, बल्कि इसका क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। किसका? भैंसासुर की फड़। फिर आती है हमारे कौन सी? अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ की बात करें
परिचय की बात करें तो ये आधुनिक प्रयोग है जिसे हमारे 2005 में भोपा रामलाल और भोपी पतासी ने बनाया था। किसने बनाया था? भोपी पतासी ने और भोपा रामलाल ने हमारे अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी। खास बात क्या है इसकी? तो इसमें हमारे एक डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत बॉलीवुड के नायक अमिताभ बच्चन को लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये हमारी कौन-सी अमिताभ बच्चन की फड़ है। इससे हमें पता चलता है कि नए-नए प्रयोग हमारे फड़ में हो रहे हैं। तो फड़ के बाद आती है हमारे किसका नंबर? पानों का नंबर। पाने ज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पाने जो हमारे दीपावली के टाइम पे आपने जो हमारे लक्ष्मी जी के पाने देखे होंगे या फिर किसी भी मांगलिक अवसर पे आपने बहुत सारे पाने देखे होंगे। दीवारों पर बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं, दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों मतलब भित्ति चित्रों के एक समा एक आसान विकल्प के रूप में पानों का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि दीवारों पे जब चित्र बनाए जाते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं, तो इसके विकल्प के रूप में क्या पानों का जन्म हुआ मतलब पाने चिपकाए जाते हैं और समय खत्म होने के बाद उन पानों को हटा दिया जाता है। तो दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों या फिर भित्ति चित्रों के एक आसान विकल्प के रूप में पानों का जन्म हुआ। परिचय की बात करें तो विभिन्न उत्सवों, त्योहारों पर जब विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर कागज पर छपे या बने देवी-देवताओं के चित्रों को क्या कहा जाता है? पाना कहा जाता है। चित्र में आप पाना देख सकते हैं जिसमें हमारा राम, लक्ष्मण, सीता इस पानों में दिखाई दे रहे हैं। उपयोग की बात करें तो ग्रामीण और शहरी लोग त्योहारों के समय इन्हें बाजार से खरीद कर घर लेके आते हैं। अब ग्रामीण और शहरी लोग क्या करते हैं? त्योहारों के समय इन्हें बाजार से खरीद कर घर लाते हैं और दीवार पर चिपका कर इनकी पूजा करते हैं। जैसे दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पाना लाया जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। बात करें प्रमुख पानों की तो राजस्थान में कौन-कौन से पाने सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, श्रवण कुमार, रामकृष्ण, शिव-पार्वती इन सब के पाने बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो हमारे मांगलिक अवसरों पर लाए जाते हैं। सबसे कलात्मक पाने की बात करें तो श्रीनाथ जी का पाना राजस्थान में सबसे ज़्यादा कलात्मक माना जाता है। किसका? श्रीनाथ जी का पाना क्या हमारे सबसे ज़्यादा कलात्मक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगारों का कितने? 24 श्रृंगारों का बहुत ही बारीकी से चित्रांकन किया जाता है। किसके? तो हमारे श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगारों का बहुत ही बारीकी से चित्रांकन किया जाता है। ये तो हमने क्या चित्रकला के बारे में देख लिया। चित्रकला के बाद आती है हमारी कौन-सी राजस्थान की काष्ठ कला, जिसे हम वुडन आर्ट कहते हैं। तो वुडन आर्ट या काष्ठ कला की बात करें, तो राजस्थान में लकड़ी पर नक्काशी और उसके विभिन्न धार्मिक और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बनाने की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। मतलब ऐसा नहीं है, तो वुडन आर्ट या जो काष्ठ कला आज की बात है, ये बहुत लंबे समय से राजस्थान में प्रचलित है। इसका प्रमुख केंद्र कौन-सा हमारा? चित्तौड़गढ़ का बस्ती, जहाँ हमारे खेरादी मतलब सुथार जाति इन्हें पीढ़ियों से बनाती आ रही है। किसको? वुडन आर्ट या काष्ठ कला को। इसमें हमारे वुडन आर्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है जो परीक्षाओं में का भी जो परीक्षा क्वेश्चन बनाते हैं उनका भी फेवरेट है कौन-सा? कावड़। कावड़ क्या होता है? कावड़ होता है हमारा चलता-फिरता मंदिर। कावड़ मतलब एक तरह का चलता-फिरता मंदिर। चित्र में भी आप कावड़ के दर्शन कर सकते हो। तो कावड़ क्या होता है? ये लकड़ी से बनी एक मंदिरनुमा कलाकृति होती है। क्या कावड़ क्या होता है? एक लकड़ी से बनी एक मंदिरनुमा कलाकृति होती है, जिसमें कई कपाट या फिर कई दरवाजे होते हैं। जिसमें क्या कई कपाट और कई दरवाजे होते हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार हमारे मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ के प्रमुख कलाकार कौन है? हमारे मांगीलाल मिस्त्री है। खासियत या विशेषता की बात करें तो इसे हमारे लाल रंग से रंगा जाता है। किस रंग से? लाल रंग से रंगा जाता है और फिर काले रंग से हमारे पौराणिक कथाएँ जैसे हमारा रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और लोक देवता जैसे हमारे पापू जी, रामदेव जी इन सब के चित्र इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे गेट है या दरवाजे हैं या फिर खिड़कियाँ मान सकते हो। तो इनके ऊपर क्या हमारे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, पापू जी, रामदेव जी इन सब के चित्र बनाए जाते हैं कावड़ के अंदर। वाचन की बात ये वो वाला कावड़ नहीं है जिसको आपके कंधे पे लेके चलते हो, वो वाला कावड़ नहीं है, एक मंदिरनुमा काष्ठ कला है। वाचन की बात करें तो कथावाचक जो हमारे कावड़िया भाट होते हैं, कि कथा सुनाते-सुनाते एक-एक का पाठ खोलता जाता है और चित्र दिखाते जाते हैं। अंत में हमारे राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियाँ का दर्शन होते हैं। लास्ट में अंदर ही अंदर क्या है हमारे राम, लक्ष्मण और सीता जी की जो मूर्तियाँ हैं, वो रखी होती है और यहीं से कथा खत्म हो जाती है। अब काष्ठ कला में आता है हमारा किसका? कठपुतली। कठपुतली, कठ का मतलब होता है काष्ठ और लकड़ी और पुतली का मतलब होता है खिलौना। तो एक तरह से लकड़ी का खिलौना हमारा कठपुतली कहलाएगा। परिचय की बात करें तो लकड़ी के ढांचे पर किस पर? लकड़ी के ढांचे पर धागों की सहायता से संचालित होने वाले पात्रों से क्या? लकड़ी के ढांचों पर धागों की सहायता से संचालित होने वाले जो पात्र होते हैं, उनसे नाटक का मंचन किया जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है? हमारे धागा पुतली। किसकी? धागा पुतली हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। स्ट्रिंग पपेट्री शैली राजस्थान की ही देन है। मतलब ये यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चित्र में भी आप इसको देख चुके हो। कई बार आपने हकीकत में भी देखा ही होगा कठपुतली को तो।
बात करें कठपुतली के प्रमुख केंद्रों की, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। ये जयपुर में हमारे कठपुतली नगर भी है, जहाँ पे कठपुतलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। जयपुर की बात करें, तो जयपुर में हमारा कठपुतली नगर है। मंचन करने वाली जाति की बात करें तो हमारा नट या भाट जाति, नट या भाट जाति हमारी कठपुतली मंचन करती है। प्रमुख खेल की बात करें तो कठपुतली के माध्यम से कौन-कौन से खेल मंचन किए जाते हैं? सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़, इस तरह के बहुत सारे खेल है, जो हमारे क्या कठपुतली कला के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। एक हमारे केंद्र है, केंद्र कौन-सा? भारतीय लोक कला मंडल, कहाँ पे? उदयपुर वाला हमारा भारतीय लोक कला मंडल। इसकी बात करें तो देवीलाल सांबर के द्वारा 1952 में स्थापित इस संस्था ने, जो हमारे भारतीय लोक कला मंडल है, तो इस संस्था ने कठपुतली कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। 1965 में रोमानिया में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था हमारी कठपुतली कला ने। किसमें? 1965 में रोमानिया में। अब हम बात करेंगे अगली जो काष्ठ कला है वो आती है हमारे बेवाण। क्या आती है हमारी? बेवाण। बेवाण मतलब मिनिएचर वुडन टेम्पल, लकड़ी से बना हुआ छोटा मंदिर का जैसा दिखने वाला टेम्पल। तो टेम्पल मतलब मंदिर ही होता है, तो मंदिर के जैसे दिखने वाला मिनिएचर है, तो छोटा-सा, जिसे हम क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं एक कलाकार बेवाण का निर्माण कर रहा है। परिचय की बात करें तो ये लकड़ी से बना एक छोटा कलात्मक सिंहासन या फिर विमान होता है। उपयोग की बात करें तो इसमें अगर भगवान जो ठाकुर जी है उसकी मूर्ति को, ये भगवान जो जो हमारे ठाकुर जी है, इनकी मूर्ति को विराजमान करके जल जोड़नी 11 या जल जोड़नी एकादशी मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन नहलाने के लिए तालाब या सरोवर ले जाया जाता है। किस पे? बेवाण पे बिठा के। किसको? हमारे ठाकुर जी को। और इसका निर्माण भी हमारे चित्तौड़गढ़ के बस्सी में होता है। किसका? बेवाण का निर्माण कहाँ होता है? हमारे चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र में होता है। बस्सी क्षेत्र हमारे क्या काष्ठ कला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर बात करें चोपड़ा या हथड़ी की। चोपड़ा तो आपने देखा होगा जब भी हमारे कोई मांगलिक अवसर होता है जिसमें तिलक लगाने के लिए चोपड़ा मंगाया जाता है। चित्र में भी आप चोपड़ा देख सकते हो। चोपड़े भी हमारे क्या लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो लकड़ी से बना एक पात्र या बॉक्स होता है जिसमें 2, 4 या 6 खाने होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में चोपड़ा को हथड़ी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। चोपड़ा को ही पश्चिमी राजस्थान के हथड़ी कहा जाता है। उपयोग की बात करें तो पूजा या फिर मांगलिक कार्यों में, पूजा या फिर मांगलिक कार्यों में इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी और अक्षत मतलब जैसे चावल जैसी चीजें रखी जाती है जो तिलक लगाने में काम आती है। अगली हमारी काष्ठ कला में आता है तोरण। क्या तोरण की बात करें? तोरण कहाँ काम आता है? तो विवाह के समय वधु के घर के मुख्य द्वार पर, क्या विवाह के समय पे वधु के घर के मुख्य द्वार पर बांधी जाने वाली जो लकड़ी की कलात्मक आकृति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? तोरण कहते हैं। तोरण तो आपने ज़रूर देखा होगा, चित्र में भी आप तोरण देख सकते हो जिसमें हमारे तोते, मोर इस तरह के जो पक्षी है वो बनाए जाते हैं ऊपर। जैसे ये हमारे क्या तोते, मोर इस तरह के पक्षी बनाए जाते हैं और ये कहाँ जो वधु का घर का गेट होता है, उस गेट पर लगाया जाता है तोरण। विशेषता की बात करें तो इस पर मुख्य रूप से हमारा मयूर, मोर, सुआ मतलब तोता इनकी आकृतियाँ बनी होती है और दूल्हा जब प्रवेश करता है घर के अंदर, तो इससे पहले तलवार या फिर हरी टहनी से इसे स्पर्श कराया जाता है, तभी वो घर में प्रवेश कर पाता है। तो ये होता है हमारा क्या? तोरण। फिर आती है हमारी बाजोट, खांडा, पावटी और गैड। इनकी बात करें, 4 कौन-कौन सी चीज़ें हैं इनकी बात करें। तो सबसे पहले बाजोट आता है। बाजोट किसे कहते हैं? लकड़ी की कलात्मक चौकी, जिस पर बैठकर हमारा भोजन, पूजा या विवाह की रस्में अदा की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। चित्र में भी आप बाजोट देख सकते हैं। तो बाजोट क्या होता है? एक तरह की चौकी होती है, जिस पे बैठ के हमारे क्या या तो शादी होती है, पूजा होती है या फिर भोजन किया जाता है। फिर बात आता है मेरे खांडा की। तो लकड़ी की तलवारनुमा आकृति होती है, जैसे हमारे होली के अवसर पे या फिर जो नाटककार करते हैं, जैसे होली, दीपावली पे रामलीला की जाती है, तो उसमें हमारी तलवारें काम में ली जाती है। तलवारें कैसी होती है? लकड़ी की बनी होती है और ये हमारे क्या है? प्रतीकात्मक तलवारें होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खांडा। वो कहते हैं ना एक उदाहरण भी आता है कि खांडे की धार मतलब लकड़ी की तलवार में कौन-सी धार होगी। तो रामलीला में इसका उपयोग किया जाता है। गुलाबी रंग का खांडा क्या है? शौर्य का प्रतीक होता है। जो ज़्यादा वीर होगा उसके पास खांडा किस कलर का होगा? गुलाबी रंग का। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर इसे भेजने की परंपरा होती है। पूर्वी राजस्थान में जब शादी होती है, तो शादी से पहले दुल्हन पक्ष के द्वारा लड़के को घर क्या खांडा भेजा जाता है और खांडा क्या है? हमारे शौर्य का प्रतीक होता है, गुलाबी रंग का खांडा। फिर आते हैं पावटी। पावटी की बात करें क्या होती है? पैर से चलने वाली लकड़ी की रहट। क्या? पैर से चलने वाली लकड़ी की रहट जो सिंचाई यंत्र होता है उसे पावटी कहते हैं, जो मुख्य रूप से जो उदयपुर के गाँव में दिखाई देती है। किससे चलती है? पैरों से चलती है। फिर बात करें गैड की। गैड क्या होता है? ये एक प्रकार की सुराही होती है। गैड क्या होता है? एक प्रकार की सुराही होती है, जिसे रेटक पे लगाकर
कुएँ से पानी खींचा जाता था, आप इसे याद रखेंगे। तो पावटी तो क्या है? एक तरह का रेहट है और रेहट के ऊपर क्या है? एक सुराही जैसी चीज़ लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैड कहते हैं। अब देखेंगे हम शरीर पर अलंकरण की जो हमारी कलाएँ हैं, उनकी बात करें। ये तो हमने काष्ठ कला के बारे में देख लिया, चित्रकला के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हम क्या शरीर अलंकरण मतलब बॉडी आर्ट की बात करें। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा कौन-सा मेहंदी। चित्र में आप मेहंदी के बारे में भी देख सकते हैं। मेहंदी की प्रसिद्धि की बात करें तो राजस्थान में सोजत जो पाली है और मालवा की मेहंदी मारवाड़ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कि हमारे सोजत पाली की मेहंदी और मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मांडने की बात करें तो मेहंदी के अंदर कौन-कौन से मांडने बनाए जाते हैं? तो स्त्रियाँ क्या शुभ अवसरों पर मेहंदी लगाती है और वो कौन-कौन से शुभ अवसर है जिन पे हमारे क्या मेहंदी लगाई जाती है? सबसे पहले आता है दीपावली। दीपावली की बात करें दीपावली में कौन-कौन सी मेहंदी लगाई जाती है? पान, हटड़ी, शंख, लक्ष्मी जी के पैर जिनको पगलियाँ कहते हैं, 16 दीपक ये हमारी मेहंदी बनाई जाती है कब? हमारे दीपावली के अवसर पे। मकर संक्रांति की बात करें तो घेवर, बीजनी मतलब जिसे पंखा कहते हैं, ये बनाई जाती है हमारे मकर संक्रांति के अवसर पे। करवा चौथ की बात करें तो छबड़ी और स्वास्तिक ये खबड़ी छबड़ी और स्वास्तिक ये हमारे बनाए जाते हैं करवा चौथ पे। और शादी की बात करें तो तोरण, कैरी, कलश और फूल क्या-क्या हमारे तोरण, कैरी, कलश, फूल ये बनाए जाते हैं शादी के अवसर पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेहंदी के अवसर पे मतलब शुभ अवसरों पे कौन-कौन से मेहंदी के चित्र बनाए जाते हैं। बात करें हमारे गोदना की, ये तो हमारी बॉडी आर्ट में दूसरे नंबर पे आता है कौन-सा? गोदना, जिसे टैटूइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैटूइंग कहते हैं, जो नॉर्मली मॉडर्न आर्ट में भी गिनती आता है, जिसे टैटू बनाना कहते हैं, जिसमें आपने जो विराट कोहली है या फिर शिखर धवन है या हमारे सूर्य कुमार यादव, इनके हाथों पे आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। तो हमारे लोक कलाओं में गिनती आती है किसकी? टैटू की। परिचय की बात करूँ तीखे औज़ारों से चमड़ी को गोद के, तीखे औज़ारों से चमड़ी को गोद के मतलब चमड़ी के अंदर छेद करके, उसमें काला रंग भरना, जिससे उस क्या है एक पक्का निशान बन जाता है। काला रंग भरने से क्या होता है वहाँ एक पक्का निशान बन जाता है, यही हमारे क्या गोदना कहलाता है। खासियत देखें तो आदिवासी अंचलों में मतलब आदिवासी परिसरों की बात करें तो आदिवासी अंचलों में जहाँ सोने-चांदी के आभूषणों का अभाव था, वहाँ शरीर को सुंदर बनाने के लिए गोदना गुदवाया जाता था। क्या शरीर को सुंदर बनाने के लिए गोदना गुदवाया जाता था। महिलाएँ क्या माथे पर हमारे चाँद, आड़ और आँखों के नीचे साड़ियाँ, ये तो आपने देखे होंगे आँखों पे तीर जैसे पैनी आँखें बनाने के लिए क्या गुदवाती थी, कि हमारे साड़ियाँ का जैसे हमारी ये आँख होती है, ये हमारी किसकी ये आँख है, तो हमारे क्या साड़ियाँ बनवाया जाता था मतलब इसको पैना करने के लिए इस तरह से लास्ट में चित्र में भी आपने कई बार देखा होगा कि लास्ट में क्या है, पैना बनवाने के लिए साड़ियाँ बनवाया जाता है या फिर क्या इसके 3 बिंदु बना दिए जाते थे, तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा साड़ियाँ। तो 3 बिंदु बनाए जाते हैं आँखों को सुंदर बनाने के लिए, पैनी बनाने के लिए, मछली की आँखों की तरह बनाने के लिए क्या गुदवाया जाता है आँखों के पास। अब देखेंगे पशु अलंकरण और उनकी पहचान करने के लिए एनिमल ब्रांडिंग की बात करें, तो इसमें आते हैं हमारे कौन-सा गोडलिया और अटेरना। गोडलिया और अटेरना की बात करें तो चित्र में आप गोडलिया और अटेरना देख सकते हैं, जैसे हमारी गाय है, उसके ऊपर ये त्रिशूल सा बना हुआ है। सबसे पहले देखेंगे अटेरना क्या होता है, तो पशुओं जैसे हमारे गाय, बैल, ऊँट इनकी पहचान और चोरी से बचाने के लिए इनकी पहचान करने के लिए और चोरी से बचाने के लिए गर्म लोहे, पीतल या फिर मिट्टी की ढकनी से किससे? लोहे, पीतल और मिट्टी की ढकनी से दागने मतलब ब्रांडिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अटेरना कहते हैं। तो इनको गर्म करके उनकी स्किन पर लगा दिया जाता है जिससे वहाँ निशान पड़ जाता है। गोडलिया की बात करते हैं ये दागने की क्रिया इस दागने की क्रिया से पशु के शरीर पे जो निशान बन या आकृति बनती है उसे गोडलिया कहते हैं। तो अटेरना तो लगाया जाता है और लगाने के बाद जो निशान बनता है उसे गोडलिया कहते हैं। और ये निशान किसी जाति, राजघराने, धार्मिक आस्था जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक या फिर कृषि उपकरणों के आकार से हो सकता है। आप इसे देख सकते हैं। तो अटेरना तो क्या होती है? प्रक्रिया होती है और गोडलिया क्या होता है? वो निशान होता है जो उसपे बनाया जाता है। अब तो हमारे क्या कोल्ड ब्रांडिंग की जाती है। क्या? कोल्ड ब्रांडिंग की जाती है मतलब पहले तो क्या है हमारे गर्म करके जो लोहे को, पीतल को इनको गर्म करके लगाया जाता था। अब उनको क्या है ठंडा करके, फ्रीज़ करके लगाया जाता है। अब हम देखेंगे ग्रामीण वास्तुकला और भंडारण की जो लोक कला है उनकी बात करें। क्या ग्रामीण वास्तुकला और भंडारण की लोक कला के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे ऊपर आता है कोठियाँ। तो कोठियाँ की बात करें या कोठे जिनकी बात करें तो प्राचीन समय पे हमारा प्राचीन क्या जो हमारे ग्रामीण अंचल है, उस समय पे हमारे क्या है, जो हमारे अनाज है या महत्वपूर्ण चीज़ों को रखने के लिए कोई स्थान नहीं हुआ करता था, अलमारियाँ नहीं होती थी, तो हमारे को उनको रखने के लिए कोठियाँ बनाई जाती थी। परिचय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, घी, दूध और दही इनको सुरक्षित रखने के लिए चिकनी मिट्टी से बनी बड़ी-बड़ी कलात्मक रचनाएँ होती थी जिन्हें कोठियाँ कहा जाता था। चित्र में भी आप कोठियाँ देख सकते हो।
कोठियों की विशेषता की बात करें तो इन पर हमारे सुंदर जालियां, झरोखे, कंगूरे और देवी देवताओं और बेल बूटे की आकृतियां मतलब मांडने उभारे जाते थे। इसमें हमारे कोठियों पे हमारे क्या सुंदर सुंदर जालियां बनाई जाती थी, झरोखे, कंगूरे, देवी देवताओं और बेल बूटों की आकृतियां मतलब मांडने उभारे जाते थे। बात करें अगली हमारी आकृति आती है लोक कला की, वो आती है हमारी व्हील। व्हील की चित्र में भी आप देख सकते हो। परिचय की बात करें व्हील की तो पश्चिमी राजस्थान विशेषकर देखें तो जैसलमेर के पुराने घरों की दीवारों पर छोटे छोटे खाने बने होते, स्लैब्स बने होते थे। जो हमारे क्या विशेषकर देखें जैसलमेर के पुराने घरों की दीवारों पर क्या छोटे छोटे खाने या स्लैब्स बने होते थे जिन्हें व्हील कहा जाता है। निर्माण की बात करते हैं इन्हें बांस की पतली खपच्चियों को धागे से बांध के बात करें इनकी, जो हमारे बाँस की जो पतली-पतली खपच्चियाँ होती हैं, इनको धागे से बाँधकर उस पर घोड़े की लीद मिली हुई जो चिकनी मिट्टी है, उनको लेप करके उनको बनाया जाता है। तो ये हमारी क्या होती थी व्हील। सजावट की बात करते हैं इन्हें सुंदर बनाने के लिए, जो हमारे व्हील होते हैं तो को सुंदर बनाने के लिए इसमें छोटे-छोटे काँच के टुकड़े मतलब मिलर्स क्या चिपका दिए जाते थे, जिसमें क्या है बर्तन या सजावटी सामान रखा जाता था। क्या रखा जाता है? बर्तन या सजावटी सामान रखा जाता है। ये चित्र में तो आपको पत्थर की व्हील है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में किससे? हमारे बाँस की पतली-पतली खपच्चियों से पहले बाँधा जाता था, फिर क्या उसके ऊपर घोड़े की लीद मिली हुई चिकनी मिट्टी उसमें मिला दी जाती थी और सुंदर बनाने के लिए उसमें क्या काँच के छोटे-छोटे टुकड़े मतलब मिरर्स भी लगा दिए जाते थे। फिर आता है हमारा बटेवड़े। बटेवड़े की तो आपने ज़रूर देखे होंगे ग्रामीण अंचलों के अंदर, जो थापड़ियाँ होती है, थापड़ियों को रखने के लिए बटेवड़े बनाए जाते हैं। परिचय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय-भैंस के गोबर से थापे जाने वाले कंडों या उपलों, जिन्हें छाने भी कहा जाता है, उनको एक जगह इकट्ठा करके ढेर बना दिया जाता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गाय-भैंस के गोबर से थापे जाने वाले जो हमारे कंडे होते हैं या उपले होते हैं या छाने होते हैं, इनको क्या है एक जगह इकट्ठा करके उनका एक ढेर बना दिया जाता है, जिन्हें बटेवड़े या बटवेड़े कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, उन्हें बटेवड़े भी कह सकते हैं और बटवेड़े भी कहा जा सकता है। कलात्मकता की बात करें तो इस ढेर को गोबर या मिट्टी से लीप करके जो ढेर किया है तो उस ढेर को हमारे गोबर या मिट्टी की से लीप करके सुरक्षित कर दिया जाता है। उस पर हमारे ज्यामितीय अलंकरण या आकृतियां उकेरी जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं बटेवड़े कहते हैं। उपयोग की बात करें तो वर्षा ऋतु में जब लकड़ी गीली हो जाती है, क्या वर्षा ऋतु में जब लकड़ियां गीली हो जाती है तब इसके भीतर रखे सूखे उपले ये ईंधन के रूप में काम आते हैं। इसके अंदर जो हमारे सूखे उपले होते हैं वो क्या ईंधन के रूप में काम आते हैं। और मेवात क्षेत्र में बहुत ज्यादा बहुतायत में और कलात्मक रूप से बनाए जाते हैं। क्या बटेवड़े हमारे मेवात क्षेत्र में बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। अब बात करें हमारी मीनाकारी की। अब क्या हमारे लोक कला में एक चित्र भी आती है हमारे कौन सी मीनाकारी। मीनाकारी की बात करें, मीनाकारी का मतलब होता है आभूषणों में रंग भरना। जो हमारे आभूषण होते हैं, सोना-चांदी के आभूषण होते हैं, ये क्या है कम सुंदर लगते हैं। यदि आप शुद्ध रूप से बनवाएँगे, तो उनमें क्या कलर की कमी की वजह से वो सुंदर कम लगते हैं। तो उसमें रंग भरना ही हमारी क्या मीनाकारी कहलाती है। तो सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य धातुओं पर कलात्मक रूप से रंग भरने की कला को ही हम क्या बोलते हैं, मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी के प्रमुख केंद्रों की बात करें, तो मीनाकारी के प्रमुख केंद्र जयपुर है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए हमारा नाथद्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़ इनमें भी ये मीनाकारी का काम बहुतायत में होता है। कोटा के रेत वाली क्षेत्र में काँच पर मीनाकारी की जाती है क्या? कोटा के रेत वाली क्षेत्र में तो हमारे किस पे? काँच पे भी हमारी मीनाकारी की जाती है। चित्र में भी आप मीनाकारी का कार्य देख सकते हैं। ये हमारे काँच पर की गई मीनाकारी है। इतिहास की बात करें तो जयपुर में इस कला को महाराजा मानसिंह प्रथम ने कहाँ से लाए थे? लाहौर से लेके आए थे। महाराजा मानसिंह प्रथम ये हमारे 1589 से 1614 तक जिनका शासनकाल था, तो ये कहाँ से लेके आए थे मीनाकारी का की कला को? लाहौर से लेके आए थे। बात करें मीनाकारी में रंगों के प्रयोग की, जिसमें हमारे काले, नीले, पीले, गुलाबी इन सब रंगों का प्रयोग अधिकांश में किया जाता है। किस-किस रंग का? काले, नीले, पीले और गुलाबी इन रंगों का बहुतायत में उपयोग किया जाता है। लेकिन जयपुर के कारीगर जो हमारे लाल रंग की मीनाकारी करने में बहुत ज़्यादा कुशल है। किसके? जयपुर के जो कारीगर है किसके? लाल रंग की जो मीनाकारी करने में बहुत ज़्यादा कुशल है। आप इसे याद रखेंगे। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो सरदार कुदरत सिंह, क्या? सरदार कुदरत सिंह इन्हें क्या है इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? सरदार कुदरत सिंह को हमारे इसके लिए मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद आते हैं हमारी कौन सी थेवा कला। थेवा कला की बात करें, थेवा कला को शॉर्ट में देखें क्या कहेंगे? काँच पर सोने की नक्काशी करना। काँच पर सोने की नक्काशी करना मतलब थेवा कला। परिचय की बात करें तो रंगीन बेल्जियम काँच जो मुख्यतः किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो रंगीन बेल्जियम काँच पर सोने की अत्यंत बारीक और आकर्षक चित्रकारी करना ये थेवा कला कहलाती है। तो रंगीन बेल्जियम काँच पर सोने की अत्यंत बारीक और आकर्षक चित्रकारी करना ये थेवा कला कहलाती है।
और इसमें हमारे नारी श्रृंगार के आभूषण और सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती है। और बेल्जियम कांच नॉर्मली किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा विविधता आ गई है। एकमात्र केंद्र की बात करें तो ये कला पूरे विश्व में केवल राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले तक ही सीमित है। जो थेवा कला है ये हमारे पूरे के पूरे विश्व में राजस्थान के केवल प्रतापगढ़ जिले तक ही सीमित है। बात करें इसके कलाकार की, तो प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार ही इस कला को जानता है। और इस कला को क्या बोलते हैं? इस कला को नहीं, इसके कलाकार को, जो कारीगर है उनको क्या बोलते हैं? पन्नीगर कहा जाता है। एक बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, पन्नीगर किसे कहते हैं? तो हमारे थेवा कला के जो कारीगर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पन्नीगर कहते हैं। थेवा कला के कारीगरों को क्या कहा जाता है? पन्नीगर कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो महेश राज सोनी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये हमारे क्या थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है। विशेषता की बात करें तो इस अद्वितीय कला को भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्राप्त हो चुका है किसको? हमारे थेवा कला को। इसके बाद आते हैं हमारे कौन सी? उस्ता कला, क्या जिसे हम मुन्नबत्ती का काम भी कहते हैं। उस्ता कला है, मुन्नबत्ती का काम अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। परिचय की बात करें तो ऊंट की खाल पर सोने की, या ऊंट के खाल खाल पर सोने की बारीक मीनाकारी और चित्रांकन करने की कला को पुस्तकला या फिर मुन्नावत्ती का काम कहते हैं। और ये कला हमारे शीशियों, डिब्बों और मिट्टी की सुराहियों पर भी की जाती है। ऐसा नहीं है केवल और केवल ऊंट की खाल पर की जाती है, ये हमारे क्या शीशियों पर, डिब्बों पर या और जो मिट्टी की सुराहियां होती है उन पे भी की जाती है। बात करें उस्ता कला के प्रमुख केंद्र की, तो इसका प्रमुख केंद्र हमारे बीकानेर है। और यहाँ के कलाकारों को क्या कहते हैं? उस्ता कला की वजह से उस्ताद कहा जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं ऊंट की स्किन पर कुछ कलाकारी की गई, जो हमारी क्या उस्ता कला या मुन्नावत्ती का काम कहलाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रशिक्षण की बात करें तो बीकानेर में स्थित जो हमारा केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, कौन सा? केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस सेंटर में हमारे क्या इस कला को प्रशिक्षण दिया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगली कला आती है हमारी कौन सी? कुंदन कला। कुंदन कला और रत्न जड़ाई की बात करें, कुंदन कला किसे कहते हैं? कुंदन कला की सबसे पहले बात करें तो स्वर्ण आभूषणों में, किसमें? स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जैसे हमारे नग है उनको जड़ने की कला को हम क्या कहते हैं? कुंदन कला कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कुंदन कला क्या होती है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कि आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषणों में, सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें कीमती पत्थर जैसे नग, इनको जड़ने की कला को हम क्या बोलते हैं? कुंदन कला कहते हैं। कुंदन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जयपुर कुंदन कला और कीमती रत्नों की जड़ाई और कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कुंदन की कला की बात करें तो हमारा इसका केंद्र कौन सा है? जयपुर। जयपुर में पन्ने मतलब जो एमरल्ड होता है इसकी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। पन्ने की या एमरल्ड की क्या सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी कहाँ है? हमारे जयपुर में। प्रभाव की बात करें तो इस कटाई और जड़ाई पर हमारे मुगल राजपूत शैली का विस्तृत प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुंदन कला आप चित्र में भी देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे तारकशी। तारकशी का के जेवर तो आपने कभी न कभी तो देखे ही होंगे, तारों से बनी हुई चीजें। परिचय की बात करें तो चांदी के अत्यंत बारीक तारों को गूंथ कर, चांदी के अत्यंत बारीक तारों को गूंथ कर उनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण और कलात्मक वस्तुएं जैसे जेवर, मूर्तियां, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। बारीक बारीक तार है उनको गूंथ कर। बात करें इसका तारकशी, इसे हम तारकशी कहेंगे। तारकशी का प्रमुख केंद्र हमारे नाथद्वारा राजसमंद है, जहाँ क्या हमारे तारकशी के जेवर बहुत ज्यादा फेमस है, तारों से बने हुए जेवर। फिर आती है हमारी कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी की बात करें तो कोफ्तगिरी का शॉर्ट में देखें तो क्या कहेंगे? फौलाद पर सोने की कारीगरी करना। फौलाद पर सोने की कारीगरी करना हमारी कोफ्तगिरी कहलाती है। और इसी की बात करें तो फौलाद मतलब जो स्टील है या फिर कठोर लोहे पर, फौलाद या फिर कठोर लोहे पर सोने के तारों की सूक्ष्म कशीदाकारी या जड़ाऊ काम करना कोफ्तगिरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ाऊ काम करना क्या कहलाता है? कोफ्तगिरी कहलाता है। इतिहास और उपयोग की बात करें तो मुगलों के प्रभाव से भारत में आई थी। किसके प्रभाव से? मुगलों के प्रभाव से भारत में आई थी। और इसका मुख्य उपयोग हथियारों जो हमारे तलवार, ढाल, खंजर, शिकार के चाकू, शाही कटलरी जो और बर्तन है उनको सजाने के लिए किया जाता था। आप इसे देख सकते हैं, कोफ्तगिरी को चित्र में भी देख सकते थे। जो हमारे मूठ होती है, तलवार की मूठ, उस पे कारीगरी, ये हमारी ढाल है, ये हमारी ये बॉक्स है, ये तलवार है, इन सब पे क्या कोफ्तगिरी की गई है। कोफ्तगिरी के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जयपुर और अलवर में कोफ्तगिरी का काम बहुतायत में होता है। कि जयपुर और अलवर में क्या हमारे क्या कोफ्तगिरी का काम बहुत ज्यादा बहुतायत में होता है। और इसके कारीगर होते हैं, इन्हें कोफ्तगर कहते हैं।
अगली हमारी लोक कला आती है, लोक कला कहते हैं जिसे तहनीशा। अगली लोक कला की बात करें वो हमारी कौन-सी तहनीशा, तहनीशा की बात करें तो हमारा कोफ्तगिरी से मिलती-जुलती कला हमारी कौन-सी तहनीशा है। कोफ्तगिरी से मिलती-जुलती कला हमारी कौन-सी तहनीशा है। इसमें हमारे धातु पर डिज़ाइन को गहराई से खोदा जाता है। इसमें हमारे क्या होता है धातु पर डिज़ाइन को गहराई से खोदा जाता है और फिर उस पर क्या खुदाई मतलब जो नाली होती है तो उसमें धातु का पतला तार फँसाकर भर के उसको समतल कर दिया जाता है। जैसे हमारी तलवारें होती थी तो तलवारी में पहले खड्डा किया जाता था, गोदा जाता था, फिर उसमें हमारी जो नाली बनती थी, खड्डा होता था, उसमें हमारे धातु का तार फँसा दिया जाता था और उसे समतल करके तैनीशा कला को बनाया जाता था। प्रमुख केंद्रों की बात करें तो अलवर के तलवार साज, उदयपुर के सिकलीगर जो हथियार बनाने वाले लोग हैं, इस कला में माहिर है किसमें? तैनीशा के अंदर। फिर बादला की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल का फ्रिज कहते हैं बादला। तो बादला क्या होता है? जस्ते से बना एक विशेष बर्तन होता है। जस्ते से बना एक विशेष बर्तन होता है कौन-सा? बादला। जिसके चारों ओर कपड़े या फिर चमड़े का आवरण या परत चढ़ाई जाती थी। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ क्षेत्र में हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है बादला। जिसका उपयोग हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए किया जाता है। किसका? बादले का उपयोग। प्रमुख केंद्र की बात करें तो जोधपुर के बादले अपने खूबसूरत रंगों और डिजाइनों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ के? जोधपुर के जो बादले हैं वो कहाँ प्रसिद्ध है? पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किस वजह से? अपने खूबसूरत रंग और डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में भी आप बादले का एक प्रोटोटाइप देख सकते हो मतलब एक नकली बादला देख सकते हो। वैसे तो जस्ते का बना एक बर्तन होता है जिसके चारों तरफ कपड़े का या चमड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। अगला हमारी लोक आर्ट की बात करें ब्लिक आर्ट की, तो वो है हमारे मुरादाबादी का काम। कौन-सा मुरादाबादी के काम की बात करें, ये क्या है? सबसे पहले परिचय देखते हैं मुरादाबादी के काम की। तो पीतल के बर्तनों पर जो हमने कई बार टीवी में भी देखते होंगे आप, जो हमारी पूजा की थालियाँ होती है या खाने के जो बर्तन होते हैं, वो हमारे पीतल के बने होते हैं कई बार। तो पीतल के बर्तनों पर गहरी खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशियाँ बनाने का कार्य क्या कहलाता है? मुरादाबादी का काम कहलाता है। और मुरादाबादी का प्रमुख केंद्र कौन-सा है? जयपुर और अलवर। कौन-सा केंद्र है इसका? जयपुर और अलवर। बात करें कागज जैसे जो पतले पत्थर होते हैं, उन पर मीनाकारी के लिए हमारे बीकानेर के कारीगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारे कागज के जितने पतले जो पत्थर होते हैं, उन पर मीनाकारी के लिए हमारे कौन से कारीगर प्रसिद्ध है? बीकानेर के कारीगर प्रसिद्ध है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कहाँ के? बीकानेर के कारीगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम बात करें हाथी दाँत की वस्तुएँ। किसकी बात करेंगे? हाथी दाँत की वस्तुएँ, आइवरी हैंडीक्राफ्ट की बात करें। चित्र में भी आप आइवरी हैंडीक्राफ्ट देख सकते हो। तो हाथी दाँत का काम राजस्थान में अपनी बारीकी और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। हाथी दाँत के काम की बात करें, हाथी दाँत का काम राजस्थान में अपनी बारीकी और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, तो राजस्थानी महिलाएँ विशेषकर देखें तो हमारे राजपूत समाज की महिलाएँ, उनमें विवाह के अवसर पर हाथी दाँत का चूड़ा पहनना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। क्या? विवाह के अवसर पर हाथी दाँत का चूड़ा पहनना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बात करें इस हाथी दाँत के प्रमुख केंद्रों की, हाथी दाँत का प्रमुख केंद्र कौन-सा है? तो चूड़ियाँ निर्माण की बात करें, तो चूड़ियाँ निर्माण में हमारे जोधपुर सबसे नंबर 1 पे आता है। फिर इसके अलावा हमारे उदयपुर और पाली, ये हमारे क्या निर्माण में केंद्र के रूप में काम करते हैं। कौन-कौन से? जोधपुर सबसे नंबर 1 पे, इसके अलावा उदयपुर और पाली, जहाँ हमारे हमारे हाथी दाँत का काम काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में किया जाता है। फिर खिलौने, मूर्तियाँ, सजावटी सामान की बात करें, तो जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, मेड़ता और पाली। क्या क्या? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, मेड़ता, और पाली। यहाँ पे हमारे खिलौने, मूर्तियाँ, सजावटी सामान बनाए जाते हैं। किससे? हाथी दाँत से। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें, तो जयपुर के आमेर महल में जो सुहाग मंदिर है, क्या? जयपुर के आमेर महल में स्थित जो सुहाग मंदिर है, उसमें चंदन के किवाड़ों पर हाथी दाँत की पच्चीकारी मतलब आइवरी वर्क काम किया गया है। किस पे? जो हमारे चंदन के जो किवाड़ हैं, उन पे क्या है? हाथी दाँत की पच्चीकारी की गई है, जो हमारे 17वीं शताब्दी का माना जाता है। यह क्या? इस कला की प्राचीनता को दिखाता है कि ये कला कितने पहले समय से चलती आ रही है। क्या? हाथी दाँत से कलाकारी करना। अब हम बात करें लाख का काम, जिसे लेकवर्क वर्क कहते हैं। बात करें लाख के काम की, तो लाख क्या है? एक प्राकृतिक राल होती है, रेज़िन होता है। लाख क्या होता है? एक प्राकृतिक राल या फिर रेज़िन होता है, जिसमें जिससे हमारे क्या सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती है और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। किससे? लाख के काम की बात करें, तो इससे हमारे क्या चूड़ियाँ और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया की बात करें, तो लाख बनाने के लिए चपड़ी को पिघला के जो राल होती है, ये चपड़ी होती है, उसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर उसमें चौक मिट्टी, बिरोजा
और हल्दी मिलाकर गूँथा जाता है। क्या हमारे क्या-क्या चीज़ें मिलाई जाती है? पहले तो चपड़ी को पिघलाएँगे, फिर इसमें चौक मिट्टी, बिरोजा और हल्दी मिला कर के गूँथा जाता है। फिर उन्हें साँचों में की मदद से मनचाही वस्तुएँ बनाई जाती हैं। जैसे साँचा, वैसी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। बात करें इसके सांस्कृतिक महत्व की, तो मांगलिक अवसरों पर राजस्थानी महिलाओं के द्वारा लाख का चूड़ा पहना जाता है। जो हमारे मांगलिक अवसर होते हैं, उन पे हमारी महिलाओं के द्वारा क्या लाख का चूड़ा पहना जाता है। और लाख की चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? मोकड़ी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ लिया जाता है मोकड़ी जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? तो लाख की चूड़ियों को क्या बोलते हैं? मोकड़ी कहते हैं। राजकीय संरक्षण की बात करें तो जयपुर में इस कला को महाराजा राम सिंह के समय कब? महाराजा राम सिंह के समय भरपूर संरक्षण और प्रोत्साहन मिला था। बात करें लाख के काम के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से हैं? चित्र में आप कान के झुमके देख सकते हो लाख के बने हुए। चूड़ियों के लिए कौन-सा क्षेत्र प्रसिद्ध है लाख के काम में? तो चूड़ियों के लिए हमारे जयपुर, करौली, हिंडौन। कौन से हमारे जयपुर, करौली, हिंडौन ये प्रसिद्ध है। सजावटी सामान की बात करें जैसे हमारे गुलदस्ते हैं, खिलौने हैं, झुमके, इनके लिए हमारे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर ये वाले क्षेत्र प्रसिद्ध है। लकड़ी पर का लाख का काम जिसे हम खराद काम भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, खराद काम किसे कहते हैं? तो ये क्या हमारे लकड़ी पर जब लाख का काम किया जाता है तो उसे खराद काम कहते हैं। इसका केंद्र कौन-कौन से हमारे सवाईमाधोपुर, खेड़ला, लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ जो कोटा में है। तो यहाँ हमारे क्या लकड़ी के खिलौनों पर मशीन मतलब खराद से लाख चढ़ाई जाती है। किसके माध्यम से? लकड़ी के खिलौनों पर हमारे क्या मशीन के माध्यम से लाख चढ़ाई जाती है जिसे खराद का काम कहते हैं। अब हम बात करें पोट्री आर्ट, क्या पोट्री कला की बात करें? तो जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रांकन, मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रांकन और रंग-रोगन की कला होती है, उसे पॉटरी कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रांकन और रंग-रोगन की कला को पॉटरी कहते हैं। इसमें हमारे ब्लू पॉटरी सबसे ज़्यादा फेमस है। क्या फेमस है हमारे? ब्लू पॉटरी बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्लू पॉटरी की बात करते हैं, ये हमारे कहाँ की फेमस है? जयपुर की ब्लू पॉटरी सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले उद्गम और इतिहास की बात करें, ब्लू पोट्री के उद्गम इतिहास की बात करें, तो इस कला का मूल जन्म क्या हमारे पर्शिया, ईरान में हुआ था। ईरान, पर्शिया में हमारे जो ब्लू पोट्री का उद्गम हुआ था और राजस्थान, जयपुर में इसे लाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा मानसिंह प्रथम को इसका श्रेय जाता है राजस्थान के जयपुर में से लाने का। कला के विकास की बात करें, तो इसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? सवाई राम सिंह के समय हमारे ब्लू पॉटरी का विकास हुआ था। इन्होंने दिल्ली से ये हुनर सीखने के लिए चूड़ामन और कालू कुमार को भेजा था। कि कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा था किसे? राम सिंह, सवाई राम सिंह ने दिल्ली भेजा किन्हें? हमारे चूड़ामन को और कालू कुम्हार को ताकि वो कला सीख कर जयपुर ला सके। बात करें हमारी ब्लू पॉटरी कैसे बनती है, निर्माण प्रक्रिया की बात करें, तो एक सामान्य मिट्टी से नहीं बनती। ब्लू पॉटरी की बात करें तो सामान्य मिट्टी से नहीं बनती। इसमें हमारा क्वार्ट्ज पत्थर का पाउडर, जो क्वार्ट्ज जो पत्थर होता है उसका पाउडर मिलाया जाता है। फिर इसमें हरा कांच, कतीर, साजी और मुल्तानी मिट्टी इनका घोल बनाकर बर्तन बनाए जाते हैं। पहले तो घोल बनाएंगे किससे? हमारे क्वार्ट्ज पत्थर का पाउडर, हरा काँच, कथीर, साजी और मुल्तानी मिट्टी इन सबको मिलाया जाता है। फिर उससे उसके घोल से बर्तन बनाए जाते हैं, जिन पर नीले रंग, हरे, मटियाले और तंबाई जो रंग है, उनसे चित्रकारी की जाती है। यही हमारे ब्लू पोट्री की खासियत है। बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। उन्होंने इस कला में 25 अलग-अलग रंगों का प्रयोग करके इसे नई ऊँचाइयाँ दी थी। कितने? 25 नए अलग-अलग तरह के रंगों का प्रयोग किया उन्होंने और इसी वजह से ये कला बहुत ही ऊँचाई तक पहुँची थी। इसके लिए उन्होंने 1974 में उन्हें क्या है 1974 में पद्मश्री और 1980 में कलाविद सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। किसे? 1980 में इन्हें कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया था। बात करें राजस्थान की अन्य पॉटरियों की, तो ब्लू पॉटरी तो हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं केवल ब्लू पॉटरी ही प्रसिद्ध है, और भी पॉटरियाँ हैं, जैसे हमारी कौन-सी? एक पॉटरी हमारी कागजी पॉटरी है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो डबल कट वर्क वाली, क्या डबल कट वर्क वाली कागज जैसी पतली और बारीक पॉटरी हमारी कौन-सी? अलवर की। हुँ। फिर आती है हमारी कौन-सी? कोटा की ब्लैक या फिर सुनहरी पॉटरी की बात करें। ब्लैक या सुनहरी पॉटरी की बात करें, ये कहाँ की प्रसिद्ध हमारी? कोटा की। तो इससे हमारे फूलदान, मटके और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध हमारी कौन-सी? ब्लैक या सुनहरी पॉटरी जो कहाँ की? कोटा की। फिर लाख पॉटरी की बात करें, ये हमारे क्या बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध हमारे लाख पॉटरी। इसमें हमारे मिट्टी के बर्तनों पर लाख के रंगों का प्रयोग करते हैं। किसमें? हमारे मिट्टी के बर्तनों पर लाख के रंगों का प्रयोग करते हैं। किसमें? लाख की पॉटरी में। तो इस तरह से हमने और भी पॉटरियाँ देखी, जिसमें हमारा ब्लैक पॉटरी भी पूछी जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। फिर बात आती है हमारी टेराकोटा कला की। टेराकोटा मतलब मिट्टी से होने वाली कला, मिट्टी से बनने वाली कला की बात करें। तो पक्की हुई मिट्टी, क्या पक्की हुई मिट्टी जिसे बैक्ड क्ले कहते हैं,
उसे मूर्तियाँ, खिलौने और बर्तन बनाने की प्राचीन कला को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा आर्ट कहते हैं। चित्र में भी आप मिट्टी के घोड़े देख सकते हो। बात करें हमारी पक्की हुई मिट्टी, जो बेक्ड आर्ट है, आप इसे याद रखना, मिट्टी को पहले पकाया जाता है और उससे हमारे क्या मूर्तियाँ, खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। बात करें हमारी टेराकोटा कला की, तो इसका निर्माण करने की एक विशेष तकनीक होती है। कैसे? तो इस कला में हमारी चिकनी मिट्टी के साथ गधे की लीद, मतलब जो डंग की डंग है, वो मिलाई जाती है और इसे मिलाकर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। फिर इसे आग में पकाया जाता है। आकृतियाँ बना के फिर उसे क्या आग में पकाया जाता है। गधे की लीद मिलाने से क्या होता है? मूर्तियों को आग में जब पकाया जाता है, तब उनमें क्या दरारें नहीं पड़ती है। बात करें इसके प्रमुख केंद्र और उनकी विशेषताओं की बात करें। टेराकोटा कला की मुख्य केंद्र और विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है हमारा कौन-सा? मौलेला गाँव, जो कहाँ हमारे राजसमंद नाथद्वारा। राजसमंद का जो नाथद्वारा है, वहाँ पे मौलेला गाँव है, जो हमारा टॉप लेवल पे है। ये टेराकोटा का सबसे प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध केंद्र है कौन-सा? मौलेला गाँव। यहाँ के कलाकार जो हमारे मोहनलाल कुमावत है, उनको इस कला के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके बाद देखते हैं हमारे हरजी गाँव, जो कहाँ का है? जालोर का। जालोर के हरजी गाँव की बात करें, तो ये गाँव विशेष रूप से मिट्टी के मामा जी के घोड़े, जो लोक देवता के घोड़े हैं, तो मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है कौन-सा? हरजी गाँव, कहाँ का? जालोर का। तो जालोर का हरजी गाँव हमारे मामा जी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पर बनूरावता गाँव की बात करें, जो नागौर का है, तो यह गाँव हमारे मिट्टी के कलात्मक खिलौने, गमले, गुलदस्ते और पशु-पक्षियों की जो आकृतियाँ है, वो बनाने के लिए प्रसिद्ध है कौन-सा हमारा? बनूरावता गाँव, नागौर का। फिर कागजी टेराकोटा की बात करें, कागजी टेराकोटा हमारे अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कागजी टेराकोटा हमारी अलवर की प्रसिद्ध है। तो मिट्टी की बिल्कुल बारीक, पतली और परतदार आकृतियाँ। कौन-सी मिट्टी की बिल्कुल बारीक, पतली और परतदार कलाकृतियाँ बनाने का काम अलवर में होता है। कहाँ होता है? कागजी टेराकोटा मतलब अलवर में होता है। तो ये हमने टेराकोटा की बात कर ली। अब बात करेंगे हम राजस्थान की मूर्तिकला के बारे में। राजस्थान की मूर्तिकला के बारे में बात करें। एक शब्द आता है सिलावट। सिलावट किसे कहते हैं? तो पत्थर तराश कर मूर्तियाँ बनाने वाले, पत्थर तराश कर मूर्तियाँ बनाने वाले इस कुशल कारीगरों को, जो कुशल कारीगर होते हैं, उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? सिलावट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिलावट कहेंगे किसे? हमारे जो पत्थर तराश के मूर्तियाँ बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, उन्हें सिलावट कहते हैं। राजस्थानी मूर्तिकला का ऐतिहासिक विकास की बात करें, किसका? राजस्थानी मूर्तिकला का ऐतिहासिक विकास की बात करें, तो राजस्थान में मूर्तिकला का विकास बहुत ही प्राचीन काल से एक व्यवस्थित रूप में शुरू हो गया था और इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमें विभिन्न स्थानों और कालों में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे मौर्य काल और आरंभिक केंद्र की बात करें, तो राजस्थान में मूर्तिकला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल से माना जाता है और भरतपुर इसका प्रारंभिक केंद्र रहा है। भरतपुर हमारा क्या? मूर्तिकला का प्रारंभिक केंद्र रहा है। बात करें जाख बाबा की मूर्ति की, जो हमारे 9 भरतपुर में मिली है। तो 1933 में भरतपुर के 9 गाँव से जाख बाबा मतलब एक प्रकार की यक्ष की मूर्ति है, उसकी एक मूर्ति अत्यंत विशाल और प्राचीन मूर्ति मिली है, जो मूर्तिकला का शानदार उदाहरण है। फिर बात करें हमें गुप्त और गुप्तोत्तर काल की, तो गुप्तोत्तर काल में हमारे क्या है? आभानेरी दौसा में बेहतरीन मूर्ति, जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कहाँ से? आभानेरी दौसा से। वहीं हमारे डूंगरपुर संग्रहालय में हमारे कहाँ पे? डूंगरपुर संग्रहालय में हमारे गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद की जो मूर्तियाँ का एक बहुत ही बड़ा और समृद्ध संग्रह मौजूद है। कहाँ पे? डूंगरपुर संग्रहालय में। फिर अर्थुना की बात करें जो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा के अर्थुना की बात करें तो हमारे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में यह हमारे क्या परमार वंश की राजधानी थी। अर्थुना क्या थी? हमारे बांसवाड़ा के अंदर है, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में परमार वंश की राजधानी थी और यहाँ के प्राचीन मंदिर और मूर्तियाँ मूर्तिकला के उत्कृष्ट केंद्र होने की गवाही देते हैं। मध्यमिका की बात करें जो नगरी चित्तौड़गढ़ में है, तो प्राचीन काल में मूर्तिकला का एक बहुत ही उन्नत और विकसित केंद्र था। मध्यमिका जो नगरी के अंदर है, ये हमारे क्या प्राचीन काल में मूर्तिकला का एक बहुत ही उन्नत और विकसित केंद्र था। अब बात करें राजस्थान में भगवान श्री गणेश की अनूठी और प्राचीन मूर्तियों की बात करें। भगवान श्री गणेश की अनूठी प्राचीन मूर्तियों की बात करें, तो राजस्थान में भगवान श्री गणेश की कई ऐसे दुर्लभ स्वरूपों को की मूर्तियाँ स्थापित है, जो देश में कहीं और देखने को नहीं मिलती। जैसे एक आता है हमारा नाचते हुए गणपति, मतलब नृत्य गणेश की बात करें, ये हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में नृत्य गणेश जी की मूर्ति है, जहाँ के गणेश जी कैसे बनाए हुए हैं? नाचते हुए। फिर खड़े गणेश जी की बात करें, स्टैंडिंग गणेशा, तो कोटा के अंदर है, यहाँ गणेश जी की खड़ी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। मतलब नॉर्मली गणेश जी की क्या कभी भी खड़ी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमारे कोटा के अंदर ये खड़े गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। फिर बात करें बाजना गणेश जी, तो बाजना गणेश जी की जो मूर्ति हमारे सिरोही में लगी हुई है। कहाँ पे? सिरोही में लगी हुई है बाजना गणेश जी की मूर्ति। तो यहाँ गणेश जी को वाद्य यंत्र बजाते हुए स्वरूप में दिखाया गया है। क्या गणेश जी को क्या है? वाद्य यंत्र बजाते हुए स्वरूप में दिखाया गया है, कहाँ? बाजना गणेश सिरोही में।
फिर आता है हैरम गणपति जो बीकानेर के अंदर है। तो गणेश जी का एक अत्यंत दुर्लभ स्वरूप है हमारे हैरम गणपति, जिसमें ये वे क्या अपने पारंपरिक वाहन चूहे की जगह जो मूषक है उसकी जगह नहीं बल्कि हमारे क्या शेर पे सवार है। क्या सिंह या शेर पे सवार है हमारे हैरम गणपति। तो ये हमने क्या गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ देख ली। अब देखेंगे राजस्थानी मूर्तिकला की विशेषताएँ और उनके प्रमुख केंद्रों के बारे में। तो राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में या राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ मिलने वाले स्थानीय पत्थरों के आधार पे मूर्तिकला का विकास हुआ है। आपने एक टेबल बनाई है, टेबल के माध्यम से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, राजस्थान में मूर्तिकला के केंद्र। लाल पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? ये हमारे धौलपुर, थानागाजी वाला क्षेत्र है अलवर का, वहाँ पे हमारे लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं। किसकी? लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं। भूरे पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो ये हमारे जोधपुर में बनती है। पीले पत्थर की मूर्तियाँ हमारे जैसलमेर में और सफेद संगमरमर की मूर्तियाँ हमारे जयपुर और किशोरी ग्राम अलवर में बनती है। काले संगमरमर की मूर्ति की बात करें तो हमारे तलवाड़ा, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में बनती है। जहाँ हमारे सोमपुरा जाति के जो मूर्तिकार है, इसका अलावा इस काम में माहिर है। किसके? काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने में। गुलाबी संगमरमर की मूर्ति की बात करें तो बाबरमाल, उदयपुर के अंदर हमारे गुलाबी संगमरमर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। संगमरमर का प्रमुख केंद्र की बात करें तो हमारा मकराना है। क्या संगमरमर का प्रमुख केंद्र कौन-सा? मकराना है। बात करें मकराना नागौर के अंदर है। यहाँ हमारे मार्बल की मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मार्बल की मूर्तियाँ क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ की? मकराना नागौर की। फिर संगमरमर का मीनाकारी के काम की बात करें तो जयपुर में संगमरमर पर भी मीनाकारी का काम किया जाता है। संगमरमर पर पच्चीकारी का काम की बात करें तो ये हमारे भीलवाड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या संगमरमर पर पच्चीकारी के काम के लिए। पत्थर के कलात्मक खिलौनों की बात करें तो गलियाकोट, डूंगरपुर। ये गलियाकोट, डूंगरपुर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पत्थर को तराश कर खिलौने बनाने में ये इस काम को रमकड़ा उद्योग भी कहते हैं। तो पत्थर के कलात्मक खिलौनों की बात करें तो ये हमारे के डूंगरपुर का गलियाकोट है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। पत्थर को तराश के खिलौने बनाए जाते हैं। ये पत्थर को तराश के खिलौने बनाए जाते हैं और खिलौने बनाने के इस काम को रमकड़ा उद्योग भी कहते हैं। अब हम देखेंगे टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट की। तो राजस्थान की वस्त्र हस्तकला की बात करें, जो कपड़ों पर कलाएँ की जाती है उसकी बात करें। तो कपड़ों पे जो कलाई होती है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट के पढ़ा जाता है। एक तो हमारा रंगाई, एक छपाई और एक बुनाई। ये 3 भागों में बाँट के इसको पढ़ा जाता है। 3 भाग कौन-कौन से? एक तो हमारी रंगाई होती है जिसे हम डाइंग कहते हैं, दूसरा छपाई होती है जिसे हम प्रिंटिंग कहते हैं और तीसरा हमारे कौन सा आता है? बुनाई आता है जिसे वेविंग कहते हैं। तो पहला आता है हमारा कौन सा? कपड़ों की रंगाई जिसे टाई एंड डाई कहते हैं। टाई एंड डाई मतलब कपड़ों की रंगाई। तो रंगाई की इस कला को हमें टाई एंड डाई मतलब बांधो और रंगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांधो और रंगो कहा जाता है। इसमें हमारे मनपसंद डिज़ाइन पाने के लिए कपड़ों को धागे से बाँधकर रंगा जाता है। इसमें हमारे मनपसंद डिज़ाइन पाने के लिए कपड़ों को धागे से बाँध दिया जाता है और बाँधकर फिर कपड़ों को रंगा जाता है। वस्त्रों को रंगने वाले कारीगरों को क्या कहते हैं? तो रंगरेज या नीलगर कहते हैं। वस्त्रों को रंगने वाले कारीगरों को रंगरेज या नीलगर कहा जाता है। बात करें इसके प्रकारों की, तो कौन-कौन से प्रकार हैं? एक प्रकार आता है हमारा कौन-सा? कपड़े का बंधेज। कौन-सा आता है? बंधेज। चित्र में आप बंधेज का कपड़ा देख सकते हो। प्रसिद्ध की बात करें तो जोधपुर और जयपुर का बंधेज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर और जयपुर का बंधेज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उपयोग की बात करें तो महिलाएँ इसकी साड़ी, ओढ़नी पहनती हैं। बंधेज की साड़ी या बंधेज की ओढ़नी पहनती है और पुरुष इसके साफे बाँधते हैं। बंधेज के प्रमुख केंद्र की बात करें तो राज्य में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में लगती है। राज्य में हमारे क्या बंधेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है? जोधपुर में लगती है। जब इसका सबसे जबकि क्या है इसका सबसे ज़्यादा काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। आप इसे याद रखें कि सुजानगढ़ चूरू में इसका सबसे बड़ा काम होता है। किसका? बंधेज का। विशेष स्थिति की बात करें तो जोधपुर के मशहूर बंधेज कारीगर तैयब खां को क्या जोधपुर के मशहूर जो बंधेज कारीगर है तैयब खां, उनको इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? हमारे बंधेज कारीगर है तैयब खां इनको। फिर आता है पीला पोमचा। पोमचा नॉर्मल क्या है? पीला पोमचा होता है, लेकिन गुलाबी पोमचा भी होता है। तो बात करें पोमचे की, प्रतीक क्या है? ये हमारे वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है पोमचा। पोमचा क्या है? वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, मतलब बच्चे होते हैं तो महिलाएँ क्या है पोमचे पहनती है और मूलतः ये क्या है? पीले रंग का होता है। परंपरा की बात करें तो बच्चे के जन्म पर नवजात की माँ मतलब बच्चा के जच्चा के द्वारा क्या है? पीहर पक्ष मतलब मायके पीहर पक्ष की ओर से हमारा पोमचा लाया जाता है। तो 2 तरह के पोमचे होते हैं। हमारे एक तो पीला पोंचा होता है और एक हमारे क्या गुलाबी पोंचा होता है। पीला पोंचा तो लड़के के जन्म पे और गुलाबी पोंचा हमारी लड़की के जन्म पे महिला को पहनाया जाता है। किसके द्वारा? ये हमारे क्या पीहर पक्ष के द्वारा पहनाया जाता है महिला को। पोंचे के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो जयपुर का पोंचा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का पोंचा क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
हाड़ौती क्षेत्र में चीड़ का पोमचा मतलब काले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। कहाँ पे? हाड़ौती क्षेत्र में हमारे चीड़ का पोमचा मतलब काले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। शेखावटी में हमारे सीकर जो लक्ष्मणगढ़ है, और झुंझुनू मतलब जो मुकुंदगढ़ है। तो झुंझुनू में हमारा मुकुंदगढ़ है, सीकर में लक्ष्मणगढ़ है। ये हमारे पाटोदा का लुगड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का। यहाँ का क्या है? हमारे पाटोदा का लुगड़ा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हमारे कौन सा? लहरिया। पोमसा के बाद कौन सा आता है हमारे? लहरिया और मोठडा। इनकी बात करें तो सबसे पहले देखिए लहरिया क्या है। तो सावन के महीने में विवाहित स्त्रियों के द्वारा, सावन के महीने में विवाहित स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा, विवाहित जो महिलाएं होती है उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र मतलब ओढ़नी या साड़ी, ये हमारे लहरिया कहलाती है। और लहरिया क्या? कई प्रकार का होता है। लहरिया क्या? कई प्रकार का होता है। एक तो हमारे क्या? फोनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालदार, नगीना। इस तरह हमारे क्या? लहरिया कई प्रकार का हो सकता है। जयपुर के लहरी की बात करें तो समुद्र लहरिया हमारे जयपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? समुद्र लहरिया राजस्थान में, जयपुर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बात करें मोटड़े की, तो जब लहरी की धारियां एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस डिजाइन बनाती है, या लहरी की बात करें तो लहरी की धारियां क्या एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस डिजाइन बनाती है, तो उसे मोटड़ा कहते हैं। और ये हमारे मोटड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? मोटड़े हमारे जोधपुर के प्रसिद्ध है, आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे लहरिये तो जयपुर के लहरदार जो कपड़े होते हैं वो हमारे क्या? जयपुर के प्रसिद्ध है। और मोटड़े की बात करें तो हमारे मोटड़ा जयपुर जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कपड़ों की छपाई, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो हमारी ये क्या है? जो कारीगर है इसके हाथ में क्या है? लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या होते हैं? ब्लॉक्स कहते हैं। इसीलिए इसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो कपड़ों पर लकड़ी की छापों के साथ, कपड़ों पर लकड़ी के छापों के साथ हाथों के द्वारा बनाई गई जो पारंपरिक छपाई होती है उसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। और इसे कारीगर को छिपा जाति के लोग होते हैं। ये इसके कारीगर कौन होते हैं? छिपा जाति के लोग होते हैं। बात करें हमारे प्रिंटिंग की, तो छपाई के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? छपाई के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? एक होता है हमारा दाबू प्रिंट। एक कौन सा होता है हमारा? दाबू प्रिंट, जो हमारा अकोला, चित्तौड़गढ़ में है। तो दाबू प्रिंट में एक साड़ी है जो आप चित्र में देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें छपाई करते समय कपड़े के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता, मतलब जिस हिस्से पर क्या रंग नहीं चढ़ाना होता, उसे एक विशेष लुगदी से दबा या फिर ढक दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक विशेष लुगदी से उसे दबा दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दाबू कहते हैं। और यहाँ क्या है? हाथ की छपाई में काम आने वाले लकड़ी के ठप्पे या छापे, जिन्हें बटकाड़ी कहा जाता है, जिन्हें खरादिया बनाते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनसे हमारे क्या छपाई की जाती है, उन्हें तो हम बटकाड़े कहते हैं, और जो उन्हें बनाते हैं उन्हें खरादिया कहा जाते हैं। वो कारीगर कौन से होते हैं? खरादिया होते हैं जो इन्हें बनाते हैं। बात करें दाबू के प्रकार, दाबू कितने प्रकार का हो सकता है? दाबू हमारे कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मोम का दाबू, मोम से दबाने वाले, मिट्टी का दाबू, गेहूं के बीदड़ का दाबू। तो हमारे ये ध्यान रखना, मोम का दाबू हमारे सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है, मिट्टी का दाबू हमारे बालोतरा में, और गेहूं के बीदड़ का दाबू हमारे सांगानेर बगरू में प्रसिद्ध है। आप इसे याद रखेंगे। मोम का दाबू हमारे क्या? सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू हमारे क्या? बालोतरा में, और गेहूं के बीदड़ का दाबू हमारे सांगानेर और बगरू में प्रसिद्ध है। रमेश कुमार चिपाई जो बगरू के हैं, जयपुर के हैं, इन्हें दाबू प्रिंट के लिए हमारे पद्मश्री मिला हुआ है। फिर जाजम प्रिंट या आजम प्रिंट की बात करें, ये हमारे अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। कहाँ का? अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। इसमें हमारे लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। गाड़िया लोहार जाति की जो महिलाएं हैं वो इसी प्रिंट के कपड़े पहनती है। जाजम या आजम प्रिंट के कपड़े पहनती कौन? गाड़िया लोहार जाति की महिलाएं। चित्र में आप देख सकते हैं जाजम या आजम प्रिंट। तो इसमें हम लोग लाल और गहरे हरे रंग का प्रयोग करते हैं। फिर आती है हमारे कौन सी? सांगानेरी प्रिंट। कौन सी? सांगानेरी प्रिंट। तो लट्ठा या मलमल के कपड़े पर, लट्ठा या फिर मलमल के कपड़े पर काले और हमारे लाल रंग की से की गई छपाई होती है। कि काले और लाल रंग से छपाई की जाती है, वो हमारे क्या? सांगानेरी प्रिंट होती है। सांगानेर के छिपों को नामदेव छिपे कहते हैं। आप ध्यान रखना, सांगानेर के जो छिपे होते हैं उन्हें नामदेवी छिपे कहा जाता है। और मुन्ना लाल गोयल ने इस प्रिंट को विदेशों तक भी पहुंचाया था। सांगानेर प्रिंट है, तो सांगानेर प्रिंट को विदेशों तक पहुंचाने का काम किसने किया? मुन्ना लाल गोयल ने। फिर बात करें बगरू प्रिंट की। बगरू प्रिंट की बात करें, ये हमारे कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये सांगानेर प्रिंट की तरह ही है। बगरू प्रिंट भी क्या है? हमारे सांगानेर प्रिंट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। सांगानेर प्रिंट का बैकग्राउंड आंगन सफेद होता है, जबकि हमारे बगरू प्रिंट का आंगन कैसा होता है? हरापन लिए होता है। बगरू प्रिंट का जो आंगन है वो बैकग्राउंड है, ये हमारे हरापन लिए हुए होता है, जबकि हमारे सांगानेर प्रिंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? सफेद होता है। इसमें हमारे रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। बगरू प्रिंट में हमारे क्या? रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। फिर आती है हमारी अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट की बात करें तो हमारे बाड़मेर के प्रसिद्ध है,
चित्र में आप अजरक प्रिंट देख सकते हो, ये अजरक प्रिंट है। इस पे हमारे तुर्की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अजरक प्रिंट पे हमारे क्या तुर्की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें हमारे लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्र में भी आप ये देख सकते हो। और कपड़े के दोनों तरफ छपाई होती है। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ छपाई होती है। और खत्री जाति इसके लिए प्रसिद्ध है। अब बाड़मेर की क्या हमारी खत्री जाति इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है हमारे कौन सी मलीर प्रिंट, ये हमारे कहाँ बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट की बात करें तो इसमें कत्थई जो ब्राउन काले रंग का प्रयोग किया जाता है। कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारी क्या टिन सेल छपाई पद्धति अपनाई जाती है। किसकी? टिन सेल छपाई पद्धति अपनाई जाती है इसके अंदर। बात करें राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध छपाई की, क्या राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध छपाई की बात करें, इसमें कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी छपाई होती है। जैसे हमारे रुपहली चांदी जैसी छपाई हमारे चित्तौड़गढ़, कोटा, किशनगढ़ में प्रसिद्ध है। चुनरी भात की छपाई हमारी आहड़, उदयपुर और भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सुनहरी छपाई हमारी क्या मारोट और कुचामन, नागौर की प्रसिद्ध है। भोंडल मतलब अभ्रक की छपाई हमारी भीलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है। टुकड़ी की छपाई हमारी जालोर और मारोट के प्रसिद्ध है। हमारे लाडनू प्रिंट हमारे लाडनू नागौर की प्रसिद्ध है। और खटड़ी की छपाई हमारी जयपुर, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो हमने ये बहुत सारे छपाई के प्रकार देखे कहाँ-कहाँ प्रसिद्ध है। तीसरा प्रकार आता है हमारा कौन सा? कपड़े की बुनाई मतलब वेविंग आर्ट। वेविंग आर्ट की बात करें, इसमें हमारे सबसे नंबर 1 आती है हमारी कोटा डोरिया साड़ी, तो जिसे हम मंसूरिया साड़ी भी कहते हैं। परिचय की बात करें तो सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके, क्या सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके की जाने वाली जो चौकोर डिजाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मंसूरिया कोटा डोरिया साड़ी कहेंगे। असली साड़ी की पहचान इसमें क्या है? 300 वर्ग बने होते हैं। यदि आप मंसूरिया असली साड़ी की पहचान करना चाहते हो तो इसमें कितने 300 स्क्वायर्स या 300 वर्ग बने होते हैं। वर्ग केंद्र की बात करें तो कैथून, कोटा और मांगरोल 12, क्या 12 का जो मांगरोल क्षेत्र है, कोटा का कैथून क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे कोटा डोरिया साड़ी काफी मात्रा में बनाई जाती है। इतिहास की बात करें तो 1761 में कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह, कौन थे हमारे कोटा के दीवान थे? झाला जालिम सिंह। इन्होंने मैसूर कर्नाटक से, हाँ मैसूर कर्नाटक से महमूद मंसूरिया नामक व्यक्ति को, ये बुनकर था, उसको बुलाया था। इसको महमूद मंसूरिया नामक बुनकर को यहाँ बुलाया था। और उसी के नाम पर इसका नाम क्या मंसूरिया साड़ी पड़ा था। उसी के नाम पर इसका नाम मंसूरिया साड़ी पड़ा था। और इसे वर्ष क्या 1999 2001 में, क्या 1999 2000 में जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। जो हमारी मंसूरिया साड़ी है, इसको क्या हमारे 2000 1999 2000 में क्या भौगोलिक टैग, जो हमारी भौगोलिक संकेतक, ये जीआई टैग मिल चुका है। फिर गलीचे और दरियों की बात करें, किसकी? गलीचे और दरियों की बात करें तो गलीचा क्या है? जिसे हम अंग्रेजी में कारपेट कहते हैं। तो जयपुर के गलीचे डिजाइन शिल्प में विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर क्या के गलीचे क्या है? डिजाइन और शिल्प में विश्व प्रसिद्ध है। बुनाई में जितनी बारीक गांठें होगी, गलीचा उतना ही उत्तम माना जाएगा। बुनाई में जितनी बारीक बारीक गांठें बनाई जाएगी, गलीचा उतना ही उत्तम माना जाता है। इतिहास की बात करें तो इराक के शाह अब्बास के द्वारा, किसके द्वारा? इराक के शाह अब्बास के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट में किया गया अद्भुत गलीचा, जिसमें हमारे बारी बगीचा बना हुआ है। तो उस गलीचे में क्या बना हुआ है? बगीचा बना हुआ है। आज भी जयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित, जो हमारे सिटी पैलेस जयपुर है, उसके अंदर इसको सुरक्षित रखा गया है। फिर बीकानेर जेल में बनने वाले जो गलीचे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। तो हमारे ये याद रखना, इराक के शाह अब्बास ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट किया था एक अद्भुत गलीचा, तो उस गलीचे में हमारे क्या बगीचा बना हुआ है, वो हमारे सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा गया है। बीकानेर जेल में बनने वाले जो गलीचे हैं, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। तो दरियों की बात करें, दरियों की, तो दरियों के निर्माण के लिए सालावास जोधपुर, टांकला नागौर और लवाण दौसा, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? दरियों के लिए। सालावास जोधपुर, टांकला नागौर और लवाण जो दौसा है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? दरियों के लिए। राजस्थान के लिए बात करें तो राजस्थान के अन्य जो प्रसिद्ध बुनाई के उत्पाद है उनकी, तो नमदे बनाए जाते हैं, ऊनी नमदे, ये हमारे टोंक और बीकानेर में बनाए जाते हैं ऊनी नमदे। लोई जो गर्म चादर होती है, ये बनाए जाते हैं नापासर बीकानेर में। फैसले जो ओढ़ने के वस्त्र होते हैं, ये हमारे लेटा, जालोर और मेड़ता नागौर के अंदर बनाए जाते हैं। ऊनी कंबल वियना और फारसी गलीचे, ये हमारे बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ऊनी कंबल या फिर जिसे वियना या फारसी गलीचे कहते हैं, ये हमारे बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर यहाँ बनाए जाते हैं। अब हम बात करें पेपर मेशी का काम, जो मतलब कागज और कुट्टी का काम, कागज और कुट्टी का काम की बात करें, जिसे हम पेपर मेशी का काम भी कहते हैं। तो ये एक हमारे निर्माण की बात करें कैसे होता है, तो कागज, हाथ से कागज बनाने, जो हैंडमेड पेपर के लिए जयपुर का हमारा सांगानेर और सवाई माधोपुर पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। क्या हमारे हैंडमेड पेपर के लिए क्या जयपुर का सांगानेर और सवाई माधोपुर क्या पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कुट्टी का काम की बात करें, पेपर मेशी का काम, तो इसके लिए हमारा जयपुर सबसे ज्यादा विख्यात है।
पेपर मैशी के काम के लिए जयपुर सबसे ज्यादा विख्यात है। बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो हमारे रद्दी कागज होते हैं, चौक, मिट्टी, गोंद, फेविकोल। क्या क्या हमारे रद्दी कागज, चौक, मिट्टी, गोंद, फेविकोल, इनको गलाकर फिर पीसा जाता है। पहले गलाया जाता है, फिर उनको पीसा जाता है। पीस कर क्या एक लुगदी मतलब पेस्ट बनाई जाती है, और इस लुगदी को सांचों में दबा दबा के पशु पक्षियों और अन्य सजावटी वस्तुओं का आकार दे दिया जाता है। या पशु पक्षियों और अन्य जो सजावटी वस्तुएं होती हैं उनका आकार दे दिया जाता है। सूखने के बाद इस पर क्या खड़िया जो चाइना क्ले को लेप कर दिया जाता है। सूखने के बाद इस पर खड़िया का लेप लगाकर आकर्षक रंग रोगन कर दिया जाता है। खड़िया मतलब चाइना क्ले है, उसका लेप लगाकर इस पर रंग रोगन कर दिया जाता है। ये हमारे क्या कुट्टी का काम या पेपरमेशी का काम कहलाएगा। इसके इतिहास की बात करें तो जयपुर में ये कला हमारे महाराजा राम सिंह ने, जिनका काल हमारे 1835 से 1880 तक था, उनके शासन से चली आ रही है। हमारे पेपर में से काम कब से चला आ रहा है? हमारे महाराजा राम सिंह के टाइम से। चमड़ा हस्तशिल्प की बात करें जिसे लेदर क्राफ्ट कहते हैं, प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो मोजड़ियां, जूतियां, पर्स, बेल्ट, ऊंट की खाल। या मोजड़ियां, जूतियां, पर्स, बेल्ट, ऊंट की खाल से बने सजावटी सामान है जो मुख्यतः हमारे क्या बीकानेर में काफी ज्यादा चमड़ा हस्तशिल्प का केंद्र है। बात करें हमारे प्रमुख केंद्रों की तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और बाड़मेर। कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और बाड़मेर, ये हमारे क्या है चमड़ा हस्तशिल्प मतलब लेदर क्राफ्ट के प्रमुख केंद्र रहे हैं। बात करें इसके विशेष तथ्यों की, विशेष तथ्य की बात करें तो बिनोटा तो राजस्थानी संस्कृति में दूल्हा दुल्हन पर द्वारा पहनी जाने वाली विशेष प्रकार की जूतियां होती है, उसे बिनोटा कहते हैं। तो चमड़े के काम में देखें तो हमारे क्या जूतियां होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बिनोटा कहते हैं। जो कौन पहनते हैं? तो हमारे दूल्हा दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है। कशीदाकारी जूतियों की बात करें तो जालोर के भीनमाल और भरतपुर के नदबई, के जालोर के भीनमाल और भरतपुर के नदबई की कढ़ाई वाली जो जूतियां हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध है किसकी? कशीदाकारी जूतियों के लिए। यूएनडीपी प्रोजेक्ट की बात करें तो नागौर के बड़ू गांव में, हाँ नागौर के बड़ू गांव में बनने वाली कशीदाई जूतियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनडीपी है उनके सहयोग से एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है। किसके लिए? कशीदे वाली जूतियों के लिए। अब हम देखेंगे वुडक्राफ्ट, राष्ट्रीय लकड़ी कला की बात करें तो प्रमुख कारीगर की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से खाती और सुथार जाति के लोग इस कला में निपुण है। किसके लिए? वुड क्राफ्ट के लिए। बस्सी चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये गांव हमारे लकड़ी के आकृतियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे कावड़ जो लकड़ी के चलता फिरता मंदिर होता है, बेवान मतलब देव विमान, गणगौर, बाजोट और लकड़ी के पशु पक्षी बनाए जाते हैं। कहाँ पे? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर की बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे कठपुतलियां जो पपेट्स है लकड़ी के झूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर की बात करें तो ये स्थान अपने नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो हमने वुड क्राफ्ट के बारे में पहले भी देख चुके हैं और हम थोड़े से केंद्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब जिलेवार देखें, मतलब जिले के हिसाब से हस्तशिल्प के बारे में देखें। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर हमारे ब्लू पोट्री के लिए, जो हमारे नेवटा सांगानेर प्रसिद्ध है। फिर मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी, कुट्टी का काम, पाव रजाई, लहरिया, केसो जो हमारे चोमू में प्रसिद्ध है, और सांगानेर प्लेट के लिए, इन सब के लिए हमारे जयपुर प्रसिद्ध है। बात करें जोधपुर की तो बादला, बादला मतलब जिंक से बने पानी के बर्तन, मोठड़े, चमड़े की मोजड़ियां, मथानिया की मलमल, ये हमारे जोधपुर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की बात करें तो उस्ता कला मतलब ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी करना हमारे उस्ता कला कहलाती है। फिर मटके सुराही जो रामसर सुराही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गलीचे, मथेरना कला, मथेरना कला किसे कहते हैं? नम दीवार पर चूने के माध्यम से देवी देवताओं का चित्रांकन करना, ये हमारा मथेरना कला कहलाती है। फिर स्टील या वुडन फर्नीचर, ऊनी कंबल, सुनहरी टेराकोटा, लाख की पोट्री, मांडे, आला गिला कारीगरी, ये सब हमारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की बात करें तो हमारा अजरक और मलिर प्रिंट, अजरक और मलिर प्रिंट, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, पट्टू, गटर रोड के हमारे ऊनी कंबल, ये सब हमारे के बाड़मेर के प्रसिद्ध है। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में हमारे लकड़ी के खिलौने, ये लकड़ी के खिलौने, कठपुतलिया, पेपर मशीन मतलब कुट्टी का काम काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? उदयपुर का। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो बस्सी गांव के कावड़, मिट्टी के खिलौने और गणगौर, ये सब हमारे के बस्सी गांव के प्रसिद्ध है। कावड़, मिट्टी के खिलौने और गणगौर। स्टील और वुडन फर्नीचर, हाथ का बना हुआ कागज जो गोसुंडा का प्रसिद्ध है। बेवान और अकोला का जो जाजम या दाबू प्रिंट है, ये हमारे चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के? अकोला गांव के। प्रतापगढ़ की बात करें तो थेवा कला जो कांच पर सूक्ष्म जो सोने की चित्रकारी की जाती है, यही हमारी क्या थेवा कला कहलाती है प्रतापगढ़ की। अजमेर की बात करें तो वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। बनी ठनी किशनगढ़ की, कोटा किनारी भिनाई की, तमस्क पुष्कर का, मिनिएचर पेंटिंग्स किशनगढ़ की, और सुंगनी नस्वार ये हमारे ब्यावर की प्रसिद्ध है। अलवर की बात करें तो पीतल पर मीनाकारी,
कागजी टेराकोटा, कोफ्तगिरी, पत्थर की मूर्तियां जो थानागाजी की प्रसिद्ध है, लाल पत्थर की मूर्तियां जो हमारे किशारू गांव अलवर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? लाल पत्थर की मूर्तियां। बांसवाड़ा की बात करें तो तीर कमान प्रसिद्ध हमारे कहाँ के? चंदू जी का गढ़ा के। चंदू जी का गढ़ा के हमारे तीर कमान प्रसिद्ध है। काले पत्थर की मूर्तियां जो तलवाड़ा की प्रसिद्ध है। बारह की बात करें तो मंसूरिया और कोटा डोरिया मांगरोल की मंसूरिया कोटा डोरिया साड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बारह की मांगरोल कला भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भरतपुर में लाख का हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा की बात करें तो शाहपुरा के फट चित्रण, यस भीलवाड़ा का फट चित्रण, भीलवाड़ा में फट चित्रण बहुत ज्यादा किया जाता है। शाहपुरा का नांदड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चूरू की बात करें तो खेसो चंदन की मूर्ति चूरू की प्रसिद्ध है। दौसा में हमारे टेराकोटा बसवा की और दरिया लवाण की प्रसिद्ध है। टेराकोटा तुम्हारी बसवा की और दरिया कहाँ? लवाण की प्रसिद्ध है। धौलपुर की बात करें तो लाल पत्थर की मूर्तियां, चूड़ियां, पायल, पाजेब ये सब धौलपुर के प्रसिद्ध है। डूंगरपुर की बात करें तो रमकड़ा, सोप स्टोन के तरासे हुए खिलौने हमारे गलियाकोट के प्रसिद्ध है। और बोडीगामा का तीर कमान हमारे डूंगरपुर का प्रसिद्ध का बोडीगामा का तीर कमान हमारे प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ की बात करें तो शीशम का फर्नीचर खेल सामग्री प्रसिद्ध है। जैसलमेर की बात करें तो लकड़ी और कपड़े के घोड़े जो हमारे रामदेवरा के हैं ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऊनी बर्डी, पट्टू, लोई, ऊनी कंबल, कपड़ों पर मिरर वर्क ये हमारे जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जालौर की बात करें तो सूती खेसले जिन्हें हम लेट्टा कहते हैं, बीन वाली जूतियां, नगाड़े, मोदिया ये प्रसिद्ध है जालौर की। करौली की बात करें लाख की चूड़ियों का काम जो हमारे हिंडौन सिटी में बहुत ज्यादा होता है, ये प्रसिद्ध है कहाँ? हमारे करौली का। कोटा की बात करें तो मंसूरिया, कोटा डोरिया ये कैथून की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोटरी में हमारी कोटा की प्रसिद्ध है। नागौर की बात करें तो नागौर में हमारे चमड़े की मोजड़ियां, कशीदे वाली जूतियां जिसे बडू कहते हैं, कशीदे वाली जूतियां को क्या बोलते हैं? बडू कहा जाता है, ये प्रसिद्ध है। लोहे के बने खेती के औजार, मिट्टी के खिलौने जो बुगांव प्रसिद्ध है। टाकला की हमारी दरिया और गोल्डन पेंटिंग्स जो कुचामन मारोट की प्रसिद्ध है। पाली की बात करें तो पाली में हमारे मेहंदी सोजत की और गरासी के फाग भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बात करें राजसमंद की तो राजसमंद में तारकशी के जेवर नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने मोलेला के प्रसिद्ध है। और केले के पत्ते से बनी कलात्मक सांजी ये भी हमारे कहाँ की? राजसमंद की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की बात करें तो लकड़ी के खिलौने खस इत्र ये हमारे सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? खस की घास के अंदर जो इत्र डाला जाता है वो खस इत्र हमारी सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। श्रीगंगानगर की बात करें तो शीशम का फर्नीचर, कृषिगत औजार जो गसिंगपुरा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का? श्रीगंगानगर का। सीकर की बात करें तो गोटा किनारी जो खंडेला की है। रेजी जो चक है, पेच वर्क और चटापटी का काम है ये हमारे सीकर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गोटा किनारी, खंडेला का, रेजी चक, पेज वर्क, चटापटी का कार्य हमारे का सीकर का प्रसिद्ध है। टोंक की बात करें टोंक के हमारे नमदे और दरिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। खास बात देखिए हमारे कोफ्तगिरी जिसका मतलब है हमारे लोहे और लोहे पर सोने के तार की जड़ाई हमारे के कोफ्तगिरी कहलाती है। अलवर और जयपुर के प्रसिद्ध है, जबकि हमारे तैनीशा का काम कहाँ का? जयपुर का खास है। इस तरह आज हमने राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने लोक कला मतलब हैंडीक्राफ्ट के बारे में काफी डिटेल से जाना। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।